अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक अहम मौजू पर डिस्कशन के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं और इस वक्त रियासत में कास्ट सेंसस का जो सर्वे हो रहा है उसके लिए डिस्कशन करना है। इस बहुत अहम एक सर्वे होने जा रहा है हमारी रियासत में और इससे मुताल्लिक़ आवाम में काफ़ी सवालात हैं, जहन में काफ़ी डाउट्स हैं। तो इस सिलसिले में क्या होना चाहिए, कैसे इस सर्वे को मुकम्मल किया जाए, आवाम के जहनों को कैसे साफ़ किया जाए और फॉर्म कैसे भरा जाए। कुछ इश्यूज़ हमारे सामने ऐसे हैं जिनके बारे में हम गवर्नमेंट के लिए कुछ सजेशंस भी रखते हैं। इसी तरीके से कम्युनिटी बेस जो है क्या होना चाहिए, सोशल एक्टिविस्ट्स ब्लॉक लेवल के ऊपर कैसे काम करें, इस पर हम आज इस ग्रुप डिस्कशन के अंदर बात करेंगे। बुनियादी बात यह है कि ये जो सर्वे होने जा रहा है मरदमशुमारी का, ख़ास तौर से कास्ट सेंसस जो होने जा रहा है, बहुत अहम सर्वे है और इसका हमारे रियासत की आवाम पर बहुत दूर रस जो है वो नतीजा इसका ज़ाहिर होगा। तो आम तौर पर हमारे पास ये कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में भरपूर हिस्सा लिया जाए। जितने हमारे रहनुमा हैं, दानिश्वर हैं, कानून के और सियासत के माहिरीन हैं और दीगर और माहिरीन हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि इसके अंदर भरपूर हिस्सा लिया जाए। रियासत में आबादी का जो तनासुब है, ख़ासकर अक़लियतों का जो आबादी का तनासुब है, वो इसी सर्वे पर मुस्तक़बिल में मुनहसर रहेगा। और इसी तरीके से जो रिज़र्वेशन के फ़ायदे हैं, ख़ास तौर से BCE की कैटेगरी के अंदर या दीगर और कैटेगरीज़ में आने वाले जो रिज़र्वेशन के फ़ायदे हैं, वो भी इसी सर्वे से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से जो हमारे पास सियासी नुमाइंदगी की बात की जाती है आबादी के तनासुब से, वो भी इसी सर्वे से जुड़ा हुआ है। तो इन मौज़ूआत पर कि हम कैसे इस फॉर्म को, सर्वे को मुकम्मल करने के लिए फॉर्म को कैसे भरेंगे और इसमें क्या कानूनी पहलू हैं, ये सारी रहनुमाई हमें आज इस ग्रुप डिस्कशन के ज़रिए से मिलेगी। जो हमारे साथ यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर जनाब मुफ्ती अबू बकर जाबिर कासमी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मजहबी स्कॉलर हैं, मुफ्ती हैं और मिली मसाइल के अंदर बहुत हिस्सा लेते हैं, उनसे भी हम रहनुमाई हासिल करेंगे। जनाब आरिज़ मोहम्मद साहब हमारे दरमियान आज मौजूद हैं, जो सेंटर फॉर सोशल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज़ के ट्रस्टी हैं और आदाद शुमार के माहिर हैं, उनसे भी हम इस्तिफ़ादा करेंगे। हमारे दरमियान जनाब अथर मोइन साहब हैं, जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं मुनसिफ के, उनसे हम इस सिलसिले में इस्तिफ़ादा करेंगे। इसी तरीके से MA शकील साहब हमारे दरमियान आज मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, उनसे हम इस्तिफ़ादा करेंगे। इसी तरीके से जनाब सैयद माजिद शुत्तारी साहब हैं हमारे पास, सियासी तज्ज़ियाकार, तज्ज़िया निगार, उनसे भी हम इस्तिफ़ादा करेंगे। मेरे साथ मेरे साथी मुफ्ती एहसान सिद्दीकी साहब हैं। तो मैं इस सिलसिले में पहली बात तो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ यहाँ हमारे साथियों और मेहमान हजरात के सामने कि इस फॉर्म को हम कैसे फ़िल करेंगे। इस सिलसिले में आम आदमी के जहनों के अंदर काफ़ी सवालात हैं। एक बहुत अहम तरीन बात यह है कि जैसे हमारे दानिश्वरान इस सिलसिले में मुतवज्जह करा रहे हैं कि ये बहुत अहम सर्वे है और इसमें सब हिस्सा लें। उलमाए किराम, हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम, जिन्होंने उलमाए किराम को रियासत में जमा करके असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात के अंदर खुसूसी मुहिम चलाई और तमाम मिली मसाइल में मिल्लत की रहनुमाई के लिए पेश हैं, उन्होंने भी अपने उलमाए किराम के ज़रिए से अवामुन्नास को, रियासत के अक़लियतों को, मुसलमानों को मुतवज्जह कराया है कि हर किस्म के शुबह से बाहर आकर इस सर्वे के अंदर भरपूर हिस्सा लिया जाए। क्योंकि बाज़ गोशों से ये शुकों को शुबहात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि कहीं ये NRC वगैरह से जुड़ा हुआ कोई स्टेज और मरहला तो नहीं है जिसमें बाद में किसी किस्म की दुश्वारी सामने आ सकती है। तो उलमाए किराम ने तमाम माहिरीन के साथ तफसीली मुज़ाकरात किए और इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ऐसे किसी शक की इस सर्वे के अंदर गुंजाइश नहीं है। ये मुकम्मल तौर पर जैसे दूसरे हमारे रियासत के तबक़ात हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, इसी तरीके से अक़लियतों के लिए भी ये सर्वे बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इसमें आबादी का तनासुब ज़ाहिर होगा
और रिजर्वेशन के फ़ायदे हासिल होंगे और सियासी नुमाइंदगी के जो फ़ायदे हैं वो भी मुस्तक़बिल में हासिल होंगे। मैं हमारे मेहमान जनाब आरिज़ मोहम्मद साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो इस फॉर्म को भरने के सिलसिले में जो नंबरवार तरतीब है हमारे सामने, उस तरतीब के मुताबिक जो इब्तिदा में चंद बातें हैं, एक कुछ तो ऐसे सवालात हैं फॉर्म के अंदर जो हर आम आदमी बड़ी आसानी के साथ उसको समझ सकता है। उसके लिए किसी रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है, जैसे नाम को भरना और हेड ऑफ़ द फैमिली को उसके अंदर दर्ज करना और इसी तरह से दूसरे जो सादे किस्म के सवालात होते हैं। अलबत्ता इसके अंदर जो है ज़ात और तबके से मुताल्लिक़ कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन अपना इंदराज कराएगा, उस सिलसिले से मुताल्लिक़ हमारे सवालात हैं। मैं आरिफ़ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि ये 5 और 6 नंबर जो फॉर्म के अंदर जो है जिक्र किया गया है, जिसका ताल्लुक़ मज़हब से भी है और ज़ात और तबके से है, इस सिलसिले से मुझसे मुताल्लिक़ रहनुमाई फरमाएँ। 5 नंबर जो है वो मज़हब के नाम से एक क्वेश्चन है और जो भी मुसलमान है तो वो अपना मज़हब इस्लाम लिखे, मुस्लिम मत इस्लाम लिखे। और 6 नंबर में कौन से सामाजिक कैटेगरी से आप है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें बहुत सारे लोग, मुसलमानों में बहुत सारे लोग जो है वो BCE में आते हैं, चंद लोग BCA में आते हैं और ख़ास करके नूरबाशा, धुनकी, दूधे कुला, ये लोग जो है ये BCB में आते हैं। तो ये हिसाब से वो अपना अपना जो कैटेगरी है, सोशल कैटेगरी है, वो लिखे। माने मेहतर कम्युनिटी BCA में अपना नाम दर्ज करवाए, BCA बोल के लिखे। और नूरबाशा, दूधे कुला वगैरह जो ये लोग जो है इनके 5 या 6 नाम अलग अलग है, ये लोग BCB में लिखे। वो इन दोनों को छोड़ के जो भी रिमेनिंग है वो सब BCE में लिखे। और उसके बाद कॉलम नंबर 7 है, वहाँ पे स्पेसिफिकली आपका कैस्ट का नाम लिखना पड़ेगा। अगर आप दूधे कुला है या नूरबाशा है तो नूरबाशा लिखे, और BCE में शेख है तो शेख लिखे, और सपेरे है तो सपेरे लिखे, सपेरे भी BCE में आते हैं। और फत्तर फोड़ू है तो फत्तर फोड़ू भी BCE में आते हैं। माने पहले में जो डिनोटिफाइड कम्युनिटीज के जो लोग हैं वो सब BCE में आते हैं। तो वो लोग जो है 7 नंबर कॉलम में अपना कैस्ट का नाम लिखे। ये कहा जाता है कि BCE में मुस्लिम्स नहीं होते हैं, ये लोगों के अंदर ये एहसास है, इस बारे में क्या आप रहनुमाई करते हैं? वही कह रहा था कि इस्लाम अलग चीज़ है, मुस्लिम अलग चीज़ है। मुसलमानों में ज़ात पात है, इस्लाम का जो स्क्रिप्चर है, स्क्रिप्चर मतलब कुरान हदीस वगैरह जो भी है, उसमें ज़ात पात है नहीं। तो इसी वजह से हम इन दोनों में फ़र्क लेना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है कि हमें दस्तूर के हिसाब से अपनी मालूमात देना पड़ेगा, मज़हब के हिसाब से नहीं। दस्तूर के हिसाब से मुसलमान जो है ये कास्ट के नाम से बटे हुए हैं। माने एक्चुअली इसको कहा जाए, जब दस्तूर पैदा हुआ था तब इन्होंने कहा था कि क्लास कहा था। उसके बाद मंडल कमीशन के जजमेंट में इंडिया में क्लास इज इक्वल टू कास्ट बताया गया, तो ऑटोमेटिकली मुसलमानों में भी कास्ट आ गया। तो इस वजह से मुसलमान भी अब अपने बिरादरी का नाम मेंशन करें। हाँ। BCA अगर कोई है तो उसको मेंशन करें, या मेहतर है तो BCA में मेंशन करें। नूरबाशा जो है वो नूरबाशा, दूधे कुला जो भी 5-6 नाम है उनके, वो लोग BCB में मेंशन करें। रिमेनिंग जितने भी है वो BCE में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद की कॉलम इमीडिएटली 7 नंबर का कॉलम जो है, वहां पे आप स्पेसिफिकली आप कौन से कम्युनिटी के, कौन से बिरादरी के है वो नाम लिखना पड़ेगा। यानी BCE फॉर एग्जांपल अगर 6 में लिख रहे हैं तो BCE के कौन सी कैटेगरी से, सब कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, वो 7 नंबर के तहत लिखना पड़ेगा। 8 नंबर में वो उसका स्पेसिफिक नाम लिखना पड़ेगा, माने उसका दूसरा नाम अगर कोई है तो वो लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सपेरे हैं, सपेरे गारडी भी करते हैं। गारडी मतलब उर्दू में क्या करते हैं, खेल तमाशा, करतब दिखाने वाले तो हाँ वो करते हैं। तो वो स्पेसिफिक नाम उनको वहां पे लिखना पड़ेगा। और नट एक कम्युनिटी है। नट मतलब रस्सी पे चलते हैं, डांस करते हैं,
पुतले वगैरह बनाते हैं, ये नत कम्युनिटी से है। सिनेमा, बहुत सारे हिंदी सिनेमा एक्ट्रेसेस जो है, मधुबाला जैसे लोग जो है, मुस्लिम है मधुबाला भी, वो नत कम्युनिटी से है। ओके। तो वो अपना नाम स्पेसिफिकली लिखे है यहाँ पे, मैं नत कम्युनिटी से हूँ, तो ऑटोमेटिकली बीसीई में रहता है। ठीक। सैयद पठान के लिए स्पेशल जीवो निकला है, 2019 में निकला है। अभी जो बीसीई का जो जीवो है वो 2015 में निकला है, उसके बाद उसको एक्सटेंड करते हुए 2019 में सैयद पठान माने बीसीई में जो बचे हुए कम्युनिटीज, माने 2015 में 15 के जीवो में जो भी बचे हुए कम्युनिटीज है उनको इंक्लूड करते हुए 2019 में और एक जीवो निकला है, तो वो लोग भी बीसीई कैटेगरी में आते हैं। ओके, यही सवाल था कि खान, पठान और सैयद के बारे में सोचते हैं कि शायद ये बीसीई में नहीं आएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि बीसीई में ये कैटेगरीज भी आती हैं, तो इनको लिखना चाहिए। बीसीई सैयद है तो सैयद लिखे, पठान है तो पठान लिखे, खान है तो खान लिखे। ये बहुत अहम बात है कि आम तौर पर मुस्लिम अक़लियत को बीसीई कैटेगरी में जो है अपना इंदराज करना चाहिए, इल्ला ये कि सिवाय इसके कि जो है वहाँ पर एक्सेप्शन हो कि बीसीए और बीसीबी के अंदर जो है वो किसी का वो अपना जिक्र करना चाहता हो। जैसे आपने कहा कि लद्दाफ हैं, नूरबाश हैं, उनको जो है वो बीसीबी के अंदर जो है जिक्र कर सकते हैं। जनाब अथर मोइन साहब जो है मुंसिफ के अंदर इस सर्वे के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में ख़ास तौर से मुतवज्जे कराते रहे हैं। इस ज़ात और तबके से मुताल्लिक़ मज़ीद आप क्या इस सिलसिले में रहनुमाई करना चाहते हैं? इस सिलसिले में एक और गलतफहमी पाई जाती है कि अरब जो है, अरब इसमें शामिल नहीं है। अरबों में हबशी और याबा बरादरियां भी बीसीई में शामिल हैं। तो अरब हजरात जो खासकर यमन वगैरह से आए हैं, ये लोग ऐसे याबा ज़ैली ज़ात में ऐसे अपना इंदराज करा सकते हैं और ये बीसीई के फवाइद से इस्तेफादा कर सकते हैं। एक अहम सवाल ये है कि ये जो ट्राइबल एरियाज़ में जो है हमारे अक़लियतों के लोग रहते हैं, उनके बारे में ये एहसास है कि ये सिर्फ अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हैं, ट्राइबल्स जो है इनका उस कैटेगरी के अंदर शुमार नहीं होगा, यानी एसटी में ये नहीं आएंगे, ऐसा सोचा जाता है। लेकिन कानून की रोह से 1970 से पहले जो उस एरिया के अंदर पैदा हुए हैं और उनके फिर जो डिसेंडेंट्स हैं, उनके जो नस्ल है वहाँ पर जो जी रही है, वो एसटी कैटेगरी ही के अंदर वो आती है। इस बारे में क्या रहनुमाई है? दस्तूर में आर्टिकल 342 ये कह रहा है कि ट्राइबल नोटिफाइड ट्राइबल इलाके जो भी है इस मुल्क में, वहां पे अगर कोई पैदा हुआ तो उसके मजहब से कोई लेना देना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ट्राइबल बन जाएगा। मतलब अगर समझिए कि निर्मल ट्राइबल एरिया है, निर्मल आदिलाबाद के चंद इलाके और निजामाबाद के चंद इलाके तेलंगाना में ट्राइबल एरियाज है। ये ट्राइबल इलाकों में अगर जो भी पैदा होगा, जो भी मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई और मजहब का हो, जो भी वहां पे पैदा होगा तो वो बाय डिफॉल्ट ट्राइबल है। ओके। तो इन लोगों को, ट्राइबलों को जो भी कॉन्स्टिट्यूशन माने दस्तूर से जो भी सहूलतें मिलेंगी, ये इनको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है, नुक्ता है, ख़ासतौर से वो लोग जो ट्राइबल एरियाज़ के अंदर रह रहे हैं। जैसे कि अभी इशू उठा था जैनूर का कि वहाँ के लोग किस कैटेगरी में आते हैं, तो उस एरिया में और जो भी ट्राइबल एरिया के अंदर रह रहे हैं वो अगर 1970 से पहले वहाँ पर किसी की पैदाइश एक मिनट जमीन के लिए ये जो चीज बोल रहे हैं, अगर ट्राइबल एरिया में पैदा भी हो जाए, चाहे वो 2024 में क्यों ना पैदा हो, वो ट्राइबल कहलाएगा। अलबत्ता जमीन की मिल्कियत है, 70 से पहले अगर आपके पास जमीन है तो आपका मालिकाना हुकूक वो महफूज रहेंगे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, यानी हम कोई नहीं लैंड से मुताल्लिक बात नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि उस एरिया के अंदर 1970 से पहले पैदा होने वाले बाय डिफॉल्ट कबायली होगा, चाहे वो आलाजात से हो या किसी भी मजहब से, बाय डिफॉल्ट वो 1970 से पहले वहां से जो है 2024 में भी अगर वो पैदा होता है कबायली इलाके में तो वो कबायली ही कहलाएगा। 2024 में या आने वाले दिनों में पैदा होने वाला बच्चा भी कबायली ही कहलाएगा।
अच्छा, ये लैंड से मुताल्लिक खास बात है। इनकी मिल्कियत का मामला है कि एक एक्ट यहाँ पे लाया गया था तेलंगाना में कि 1970 से पहले जिनके पास ये जमीनात थी वो जमीनात से उनकी मालिकाना हुकूक महफूज रहे। तो ये सर्वे से मुताल्लिक तो ये बात है कि जो इस एरिया में रह रहा है वो खुद को एसटी लिखाएगा, ये बहुत अहम बात है। एसटी के कैटेगरी के अंदर इस इलाके के लोग अपने आप को लिखाएंगे। यहाँ पे कानूनी मसला है, शकील भाई कहते हैं वो बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया मौलाना साहब, आप लोग हमको जो है मौजूद है इस पे डिस्कस करने के लिए। अभी ये जो आर्टिकल 170 की जो बात हो रही है वो एक्ट की, तो वो जो है इस पर वाइड होगा कि हाँ आर्टिकल 13 के तहत में जहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते वो लोग कि जो है लैंड नहीं देना है बल्कि नहीं हो सकता, वो उसको चैलेंज करना पड़ेगा। ठीक, शुक्रिया। आर्टिकल 342 के तहत ट्राइबल इलाके में जो पैदा हुआ है उसके कोई भी राइट्स कानूनी तौर से निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो दस्तूर का मसला है। ठीक, कानून जो है वो दस्तूर के नीचे है। ठीक। तो जियो 70 जो भी बोल रहे हैं या एक्ट हाँ, इट इज इनवैलिड। तो सर्वे के एतबार से वहां पर एसटी लिखाएंगे ये लोग, ठीक है। अब अगले जो सवालात हैं वो फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर से मुताल्लिक वगैरह हैं। अलबत्ता यहाँ पर जो है पॉइंट 11 जो है वो शादी से मुताल्लिक है कि वो उसको फिल करें, मैरिड हैं या क्या स्टेटस है उनका। और जो 13 पॉइंट है वो स्कूल और स्कूलिंग से मुताल्लिक है कि कहाँ पर तालीम उन्होंने हासिल की है। ये शादी के सिलसिले में एक और वजाहत है कि सिर्फ अगर हम लोग अक्सर सवाल करते हैं शादीशुदा है, हाँ या ना में जवाब देते हैं। इसमें बेवा मुतलका रंडवा भी है कि अगर किसी की बीवी मर गई तो वो भी ऐसा लिखना ना होगा। ओके, ये बहुत अहम वजाहत है कि वो भी जो है मैरिड कैटेगरी में आएगा, ठीक है। इस सिलसिले से मुताल्लिक एजुकेशन से मुताल्लिक जो सवालात आ रहे हैं, जनाब M.A. शकील साहब इस सिलसिले में कुछ फरमा रहे हैं। देखिए आपके सर्टिफिकेट्स हैं जी, जो हाईएस्ट सर्टिफिकेट है वो आप जो है बताना पड़ेगा उसके अंदर, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी है उसके अंदर, जिस मीडियम से आप जो है पढ़े हैं लास्ट तक वो जो है आपको बताना है। आप जितना एजुकेशन आप करे हैं वो पूरा एजुकेशन आप वहाँ पे लिखवाइए। 13 में स्कूल जहां आपने तालीम हासिल की है ये सवाल है, तो बहुत से लोग हमारे पास मदरसों में तालीम हासिल करते हैं, उसका भी दीगर में शुमार है। वो जब शुमार बुनिंदा आएगा वो कोर्स में 00 यूज करेगा। अगर मदरसे से हैं तो दीगर केस में आता है। ओके। इसमें कैटेगराइज करे हुए वो लोग के सरकारी स्कूल है, इमदादी स्कूल है, खानगी स्कूल है या गुरुकुल और टीमरी अदर्स में से नहीं, इन लोग अलग अलग कैटेगरी। अदर्स में मदरसा आ जाएगा। अदर्स में मदरसा आ जाएगा, यानी वहां पर मदरसे में तालीम हासिल करने वालों को भी अपना इंदराज करने का खाना मौजूद है, वो अपना जिक्र कर सकते हैं। तो 14 जो है वो तालीमी काबिलियत क्या है, कहाँ तक उन्होंने तालीम हासिल की है जी, उसका जिक्र है। तो इस सिलसिले में उससे मुताल्लिक क्या रहनुमाई है फॉर्म भरने वालों के लिए? आपके पास जो भी लास्ट एजुकेशन है आप मुकम्मल करें हैं या फिर जो एजुकेशन आप परस्यू कर रहे हैं उस एजुकेशन के बारे में आप उसमें लिखवाइए, क्योंकि अगर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो अब पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है तो कंटिन्यूएशन में आप उसको लिखा सकते हैं। M.Com कंटिन्यूएशन है, उसमें हर चीज का दे दिया। आप अगर जैसा इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसका एक अलग कोड है, वो लोग लिख लेंगे। आप जो पेशे यानी तालीम हासिल कर रहे हो वो बताइए। अगर इंजीनियरिंग करे तो इंजीनियरिंग बताइए। इवन CA चार्टेड अकाउंटेंट, PhD, ये पूरे तमाम उनके पास है। 23-24 तक ऐसे उनके पास जुमरेबंदी है। तो आप जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो आखिरी आपकी यानी आला तालीम वो बता सकते हैं। और ये हर फर्द के खानदान को अलग अलग देना है। हाँ। अगर आपके पास मजहबी इल्म है, आलिम फाजिल वगैरह है, तो वो भी हम बता सकते हैं, उसका भी कोड है। बिल्कुल। बहुत चंद मुस्लिम लोग संस्कृत भी पढ़ रहे हैं, संस्कृत में भी उनका ये है, तो वो अपने संस्कृत का जो भी सर्टिफिकेट है वो हिसाब से वो बता सकते हैं। बिल्कुल, यानी जो भी तालीम उन्होंने हासिल की है उसको वो जिक्र कर सकते हैं वहां पर, और वो जरूर जिक्र करें। ठीक है। अगला एक जो सवाल है 15 नंबर, वो एजुकेशन के मीडियम को जो है वो जाहिर करता है कि हायर एजुकेशन जो उन्होंने हासिल किया है उसका मीडियम जिक्र करें।
तो उसकी वजह क्या है, ये सवाल की वजह क्या है कि उस मीडियम को क्यों पूछा जा रहा है? देखिए, हायर एजुकेशन में बहुत कम जगह पे मुश्किल से आपको कहीं भी जो है उर्दू मीडियम या दूसरा और मीडियम मिलेगा, लेकिन जितना भी हायर एजुकेशन है पूरा इंग्लिश मीडियम में चल रहा है। तो बहुत सारे कम कोर्सेज हैं जिसमें जो है आपको तेलुगु या फिर उर्दू मीडियम, तो सिर्फ अपने एक मौलाना आजाद में एक मौलाना आजाद की मिसाल है हमारे सामने, 2-4 सब्जेक्ट्स है उसमें, उससे ज्यादा भी नहीं है। तो तकरीबन जो है एजुकेशन आपका जो है उर्दू से शिफ्ट होकर जो है इंग्लिश मीडियम में आ चुका है। तो वो कैटेगराइज कर रहे हैं उसको कि वहाँ पे हायर एजुकेशन पूरा। तो ये 15 नंबर बहुत अहम है, जिसके बारे में जो है फॉर्म भरने वालों को एहसास होना चाहिए। हम आखिर में भी इस बारे में बात करेंगे कि जो कुछ कम्युनिटी के लीडर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो फॉर्म भरने वालों के साथ वहाँ मौजूद रहें ताकि इन तमाम कॉलमों के अंदर सही इंदराज हो सके। इसमें मैं बोलना भी चाहूँगा कि जो है जब एन्यूमरेटर आता है आपके पास तो आप उसको सही रिसीव करिए, और उससे पहले आप अपना ये फॉर्म जो हम बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, वैसे फॉर्म अगर आपको हासिल होता है कोई भी जरिए से, तो उसके जो है इन्फॉर्मेशन एक बार आप बाजू नोट करके रख लीजिए जितना भी है, ताकि वो जो है आराम से भरा जाए और कम टाइम में भरा जाए, उसके साथ साथ जो है सहूलत हो जाए उसमें। और ये भी मैं बोल रहा हूँ जहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ रहा है किसी को, तो वहाँ पे लोकली जो है कोई आदमी जो है उससे एन्यूमरेटर की लैंग्वेज से जो है मालूमात है उसको, तो दोनों मिलकर जो है उसको जो फॉर्म के अंदर जबान है, तेलुगु, इंग्लिश या जो भी जबान है, उस जबान को जानने वाला वहां पर मौजूद रहे ताकि आम आदमी की रहनुमाई कर सके। ताकि जो है अगर एन्यूमरेटर आ रहा है जिसको जो है उर्दू नहीं आ रही है बराबर, तो हमारे पास से कोई 1-2 आदमी जो है वहां रहकर वो लिखाने में मदद करे उसकी। आपने अभी ये कहा था कि फॉर्म में जितने अफराद खानदान हैं उन तमाम के नाम के आगे ये तफसीलात दर्ज होना है कि किसकी क्या तालीम है। जी वो सही होगा। यानी ये कोई जो है अगर एक खानदान में 5 लोग हैं तो 5 और 75 सवालात यानी हर एक से पूछे जाएंगे। ठीक है। तो इस सिलसिले में है क्योंकि हर एक की तालीमी काबिलियत अलग होगी, हर एक की ज़राए अलग होगी, हर एक की जो मसरूफियत अलग होगी, यानी पेशा वगैरह अलग होगा। एक बात और ये है कि ये जो रहनुमाई करने वाले हैं, मैं समझता हूँ कि इन्यूमरेटर को जो बुकलेट दी जा रही है वो बुकलेट और उसमें जो कोड्स दिए गए इंस्ट्रक्शंस, इस सिलसिले में अगर कोई वो लेना चाहते तो ऐसा इंतजाम होना चाहिए हमारे पास कि वो रहनुमाई करने वाले को ये मालूम हो कि इन शुमार कुनिंदा इंदराज सही कर रहे हैं। यानी अगर आपकी मातृ जबान उर्दू है और उसका इनके पास कोड है, उसका कोड जो आता है उर्दू के लिए 3 है, अगर 3 के बजाय 2 लिख दिया तो 1 लिख दिया तो तेलुगु हो जाएगी। यानी इस बात का खास ख्याल रखें जो रहनुमाई कर रहे हैं कि वो कोड भी सही लिख रहे हैं या नहीं। ये बहुत अहम बात है कि जो खाने और कॉलम्स बने हुए हैं उसके अंदर डिटेल वर्डिंग वहां पर नहीं है, बल्कि इन्यूमरेटर सिर्फ कोड लिखेगा, तो कोडिंग के अंदर और कोड लिखने के अंदर कोई गलती ना हो। हम मुमकिन हुआ तो सोशल मीडिया पर ये चीज डाल देंगे कि कौन से कोड के साथ क्या आता बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत जरूरी है वो। एक चीज जो हम अब तक फॉर्म के बारे में जिक्र किए हैं, एक तो बेसिक इंफॉर्मेशन है किसी भी शख्स के बारे में, फिर उसके ज़ात और तबके के बारे में। अब ये एजुकेशन को हमने कंप्लीट किया है। अगला जो क्वेश्चन है वो 20 से 27 तक किसी की मुलाजिमत और पेशे से मुताल्लिक है कि 16 है फॉर एग्जांपल कि अब लोग उनकी मुलाजिमत और उनका रोजगार वो किस नौइयत का है, तो इस सिलसिले में जो है क्या उसके अंदर होना चाहिए, 16 के अंदर क्या लिखा जाए, अब क्या काम करते हैं, मौजूदा आप क्या काम करते हैं उसको मेंशन करेंगे वो वहां पर। हाँ, अगर आप जो भी काम कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज अभी सेक्टर लेबर है हमारा, तो जिसमें हॉकर आते हैं और जितने भी जो है काम करते हैं पेंटर डेंटर वगैरह ये लोग, हाँ, तो अपना जो है बेटा बराबर उसको लिखा है। हाँ, और आप कोई दूसरा मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मत लिखा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप क्या करते हैं, हाँ, तो ये बहुत अहम है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट काफी नहीं है, बल्कि उसको स्पेसिफाई करना होगा कि वो करते क्या है उसके। क्योंकि आप कोई भी कॉलम को ऐसा अधूरा मत छोड़िए या फिर मत छोड़िए उसको, क्योंकि आगे चल के फिर आगे दूसरे कॉलम में उसका जो है कनेक्टिविटी आएंगी। तो
जहाँ पे वो आपको जैसा इन्यूमरेटर डाल रहा है कि कोड्स डाल रहा है, वो कोड जो है कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएंगे यहाँ पे और आगे चलने में। तो जितना आपका इन्फॉर्मेशन है वो करेक्टली लिखाइए उसको। ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, आगे चल के जो है ठीक है। कनेक्टिंग हो जाएंगे उसको। ठीक है जनाब माजिद शित्तारी साहब। अगला जो क्वेश्चन है वो 19 से मुताल्लिक है कि इसमें जो लिखा गया है कि कोई बिजनेस कर रहा हो, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ हो, एंटरप्रेन्योर हो, तो उसका टर्नओवर क्या है। इसके अंदर जो है उसका जो सालाना आमदनी हो रही है, मजमूई आमदनी जो है उसकी आमदनी होगी, नफा नहीं। अच्छा, ये फर्क है। टर्नओवर है, टर्नओवर है तो वो टर्नओवर लिखा जाए और वही टर्नओवर लिखा जाए जो आपकी कंपनी या आपकी तरफ से इनकम टैक्स या दीगर महकमे में पेश किए जाते हैं। यहाँ इस बात का खास ख्याल रखें, जो लोग टैक्स अदा करते हैं वो लोग वही आमदनी दिखाएं जो यहाँ टैक्स में के दस्तावेजात में पेश करते हैं। यहाँ पे कम ज्यादती करने की कोशिश ना करें। एक तो बहुत मतलब जिसकी एक अच्छी कमाई और आमदनी है उसके लिए टर्नओवर का जिक्र है, लेकिन 20 जो है वो यौमिया मजदूरी पर काम करने वाले अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी अपना यौमिया मजदूरी का रिकॉर्ड जो भी है वो दिखाना है। इसमें एक और चीज है, आगे चलकर एक ताला फिर ये आएगा कि आप जो पेशे से वाबस्ता है क्या वो आपकी जात का पेशा है। तो वहाँ पे क्वेश्चन 21 में यही बात है जी। अगर कोई पेशे ऐसे भी हैं कि वालिद जो करे बेटा भी कर रहा है दादा भी कर रहा, तो वहाँ पे वो जात के पेशे में नहीं। जात के पेशे में अभी वो फिलहाल काम कर रहे हैं या उन्होंने किसी और जगह पर काम शुरू कर दिया। तो ठीक है, जात का पेशा हो जाता है उनकी बरादरी का, तो वो चीज का वहाँ पे इंदराज करवा। एक क्वेश्चन 23 बहुत अहम है जो 23rd पॉइंट है। सॉरी आप बताइए। मैं ये 21 से पहले ये दो चीजें छूट गए हैं। हाँ 11 नंबर पे 11 नंबर ये कह रहा है आपकी मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति। देखिए मुसलमानों को लेके छोटा सा गलतफहमी है कि बहुत सारे शादी लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या मुसलमानों के लिए गलतफहमी ये है कि ये लोग बहुत सारा शादियाँ वगैरह करते हैं। तो इस चीज को लेकर जब आप 11 नंबर को लेकर जब आप आंसर करते हैं छुपाने की कोई जरूरत है। आप एक शादी कर लिए या दो बीवियां है, 3 बीवियां है, इट्स नॉट एन इश्यू। आप खुल के बताइए आप शादी किए हैं, वो लीगल है, इसमें छुपाने की कोई बात है। ठीक है। दूसरी बात जो है 16 नंबर पे क्या काम कर रहे हैं, अभी आप क्या काम कर रहे हैं। तो कन्वेंशनली माने जो हमारे जानकारी में जो काम जो है उससे ज्यादा अलग अलग तौर के काम आज आ गए हैं। तो अभी मैं माजिद भाई की जिक्र कर रहा था, ये मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनर है, कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, कई अमेरिका से डिक्टेशन होता है वो यहाँ पे लिखते जाते हैं। तो ऐसे नए नए तरीके के काम है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे बैठ के सिर्फ डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी काम। लेकिन उसमें एक मसला ये है कि क्या कोडिंग के अंदर इसको सामने रखा गया है, वहाँ पे कोडिंग में है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। तो उसको कैसे लिखा जाएगा, वो लोग क्या कर लेंगे वो उनका काम है, हमारा नहीं है। नहीं एन्यूमरेटर आएगा, आप कहेंगे कि भाई डाटा मैं जो है इकट्ठा करता हूँ, अदर में लिखेगा। वही गाइडेंस होना चाहिए ना पब्लिक को। अदर में लिखेगा, अदर में स्पेसिफाई भी करेगा, ऐसे स्पेसिफाई भी करेगा। डेटा इकट्ठा कर रहा है। ठीक है। कोई लोग चंद लोग ऐसे हैं कि वो डेटा इकट्ठा करने का काम अलग है, डेटा इकट्ठा करके बेचने का काम अलग है, डेटा ट्रेडिंग का काम अलग है। ओके ठीक है, नए नए चीजें हैं तो जो कर रहे हैं उसको मेंशन करें। करप्शन के नए नई चीज। एक अहम सवाल है नंबर 23 का कि किसी पेशे या तबके से जुड़ी हुई बाज़ औक़ात ऐसे पेशे से जुड़े रहते हैं जिसमें कोई बीमारी आ जाती है उस काम की वजह से, तो उसको यहाँ पर मेंशन करने का जिक्र है। तो आम आदमी को उस बारे में अंदाज़ा होना चाहिए ताकि अगर गवर्नमेंट की तरफ से उसके लिए कोई रिलीफ की कोई शक्ल हो, कोई स्कीम हो, तो उससे वो फ़ायदा उठा सके। तो ऐसे कौन से हो सकते हैं जिसको जो है मेंशन किया जाए खास तौर से? इसमें बहुत से पेशे हैं जिसमें बिल्डर है, वहाँ पे ये करते हैं तो उनको ये होता। दूसरी बात है
और ये मसाले वगैरह कूटने का जो काम होता है, इन्हें गिरनी जो चलाते हैं, जी। आटा वगैरह जो पीसने वाले हैं, जी हाँ। उन लोगों का भी इसमें आता है। इससे तनफ्फुस की बीमारियां पैदा होती हैं। हम्म। तो ऐसे बहुत से और है, मैं फिलहाल मुझे तो याद नहीं आ रहा, लेकिन इन पेशों में ऐसे दूसरे भी आते हैं, जैसे एक्सरे टेक्नीशियंस है, इनको भी नुकसान होते हैं। तो जी, ड्राइवर्स के लिए रीढ़ की हड्डी का मसला पैदा होता है। तो जी ऐसे हाँ। बहुत से आते हैं, वो लिखाते तो शायद मुमकिन है। हम जो समझते हैं कि इसके फायदे नहीं है, बात चीजों के, इसको लिखाना क्या जरूरी है, नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब ये बेनिफिट्स उठाए जाते हैं, तो जब हुकूमत ये डेटा का इस्तेमाल करती है, तो उनको अंदाजा होता है कि कौन से लोग इससे है, तो कौन सी बीमारियां भी इनके साथ लग कर आ रही हैं। आरिस भी कुछ जात को लेके, जात को लेके जो पेशे में है, वो पेशे से आपको क्या बीमारियां हो रही है, ये क्वेश्चन है 23 में। तो BCB में जो लोग हैं, जैसे कि नूर बादशाह लद्दाख जो लोग हैं, इनका जाती पेशा है कि रुई धुनकना। अगर रुई धुनकते हैं तो इनको टीबी आता है। और BCA में मेहतर है, ये लोग आजकल ड्रेनेज का काम करते हैं, सीवरेज का काम करते हैं, सीवेज में उतरते हैं और वो गंदगी साफ करते हैं वगैरह वगैरह। इनको हर किस्म की बीमारी आ सकती है। और गवर्नमेंट ये कह रही है टीबी पूरे तरह से खत्म हो गई इंडिया में, लेकिन ये सीवरेज में काम करने वाले, रुई धुनकने वाले और गिरनी माने आटा बनाने वाले, गिरनी में काम करने वाले, इन सब लोगों को टीबी आती है। और उसके बाद रेडियोलॉजी रिलेटेड काम करने वाले लैब टेक्नीशियंस है। लैब टेक्नीशियंस हर किस्म के बीमारी के लिए वो लोग प्रोन है। उनको कोई भी बीमारी आ सकती है, क्योंकि वो माइक्रोस्कोप के नीचे क्या क्या होता है वो सब देखते हैं। पर कभी फरामोशी से हाथ इधर उधर लग जाए तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी दैट दे विल गेट इट। ओके। कंप्यूटर पे काम करने वालों को भी बीमारियां आती है, उनके हाथ के जो है वो खराब होते हैं। मसल्स नहीं, माने ये क्या बोलते हैं इसको, एंकल्स, जॉइंट्स वगैरह खराब हो जाते हैं। और उनको हमेशा ये रहता है कि कुर्सी में बैठ के रहते हैं, काम नहीं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं रहती है, वो ऑलमोस्ट 90% डायबिटिक होता है। ओके। तो ऐसे इन चीजों को जिक्र किया जाए। ऐसे बहुत सारे पेशे के वजह से बीमारियां जो है वो अलग अलग तरीके की बीमारियां भी जो मैंने जिक्र किया, और बहुत सारी बीमारियां हैं जो मैंने जिक्र नहीं किया, वो सब हो सकते हैं। तो वो बताए कि जो भी एन्यूमरेटर आएगा उसको ये बताए कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है। और इंडिया जो है ऑलमोस्ट डायबिटिक कैपिटल है। 40 से ज्यादा उम्र के जो भी लोग हैं, ये बाय डिफॉल्ट इनको डायबिटीज रहेगा। और ये भी रहेगा, माने नींद नहीं आना ये भी रहेगा। बज़ाहिर ये छोटी छोटी बातें लग रही हैं, लेकिन इनकी अपनी अहमियत है। इसलिए इन तमाम कॉलम्स को जो है वो एहतमाम के साथ उसको फिल किया जाए। अगला जो हमारा क्वेश्चन के अंदर नंबर्स हैं 26 से लेके 35 तक, ये ज़मीन के जो ओनर्स हैं, ख़ास तौर से एग्रीकल्चर जो लैंड है उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस हैं कि क्या इनके पास ज़मीन है, और धरानी पासबुक का नंबर क्या है, इसमें से कौन सी ज़मीन पट्टा की है, कौन सी असाइन है, कौन सी ट्राइबल लैंड और फॉरेस्ट राइट से मुताल्लिक़ है, तरी, मेटा, पड़ाव क्या है, और यहाँ पानी का क्या इंतज़ाम है। इस सिलसिले से मुताल्लिक़ ख़ास तौर से किन बातों को सामने रखना चाहिए। एक बात 25 छूट गया है, और 25 में बहुत सारे फायदे हैं। हर कोई 18 साल की उम्र के ज्यादा उम्र के लोग जो भी है, हर कोई अपना अपना बैंक में अकाउंट खोले, क्योंकि गवर्नमेंट जो है 1 से 5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट बैंक खाते में बाय डिफॉल्ट जमा करने का उनको बाय डिफॉल्ट ये आरबीआई के नाम से, फाइनेंस मिनिस्ट्री के नाम्स भी है। तो गवर्नमेंट के फाइनेंस के रिलेटेड जो भी स्कीम्स है उसको अवेल करना है तो आपको बैंक खाता होना जरूरी है। तो इसीलिए 25 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको आप छोड़ना मत। बैंक खाता अगर आपके पास नहीं है तो नहीं है लिख दीजिए, पर तुरंत ये कीजिए कि आप खोले बैंक खाता। ओके।
यानी बैंक अकाउंट खोलें भी और उसको फिर कोशिश करें कि इसके अंदर जो है वो इंदराज हो। ओके, आप फरमा रहे हैं जमीन से मुतालिक जो कानून आ रहे हैं ये ज्यादातर देही इलाकों में रहने वाले, लेकिन एक खास बात का ख्याल रखें, मुतवल्ली हजरात वहां पे जमीन की नौयत की जगह औकाफ लिखा है, औकाफ वक्फ जमीन लिखाएं, लिखा है जरूर, ये नहीं लिखाया जा रहा है और इसमें इसका जिक्र भी नहीं है। जब आप ये लिखाएंगे ही तो आपकी वो औकाफी जमीन जो है अगर रिवेन्यू में है तो आपको कहीं ना कहीं होगा कि आपने जब ये क्यों नहीं बताया कि आपके तहत आपकी तवलियत में इतनी एकड़ जमीन थी। तो ये ओनरशिप से हटकर और एक चीज कह रहे हैं आप कि तवलियत का भी उसके अंदर जिक्र आ जाए। तो इसमें बाकी की जमीनात है, इसमें तो जाहिर बात है वहां पर इसके लिए कोई कोडिंग नहीं होगी, तो उसको अगर हमारे पास 15,000 मुतवल्ली है ये लिखाते हैं तो कहीं ना कहीं ये हुकूमत को भी निशानदेही होगी कि इतनी जमीनें औकाफ की हैं और इतने लोग इसके निगरान मुतवल्ली सज्जादा नशीन है। इसके कानूनी हैसियत बाद में पता चलेगा कि ये चीज़ों को डेटा जब इस्तेमाल होता है तब इसको ये होगा, आपको नहीं फौरी तौर पर नहीं आएगी बात सामने, लेकिन हुकूमत की सतह पे ये बात पहुंच जाएगी। लेकिन ये 26 जो है ये क्या आप जमीन के मालिक हैं का जिक्र है, तो उसको मेंशन करना पड़ेगा ये मालिक का नहीं है बल्कि तवलियत में निगरान में कस्टोडियन है, तो कस्टोडियन की यहाँ पे जिक्र नहीं है। तो आप जब औकाफ लिखते हो तो इन्यूमरेटर वो चीज है जो फौरी आप औकाफ लिखाते साथ ही शाम में उसके अपने सुपरवाइजर को ये बात बताएगा कि साहब आज मेरे पास ये बात आई है, इसको मैं क्या करूँ। तो ये रिव्यू होने वाला है रोजाना की असास पे सरकारी सतह पर। तो ये अपने सुपरवाइजर से कलेक्टर से सेक्रेटरी से लेवल पे ये बात पहुंचेगी और उस वक्त ऐसा इसका इंतराज जरूर होगा। M.A. शकील साहब इस मामले में जी ये जो है आपका ऑक्यूपेशन में भी है, क्योंकि वो जगह जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे वक्फ जो जगह है या अब जो नया वक्फ अमेंडमेंट बिल है पुराना वक्फ के साथ में कनेक्टेड है, तो ये आप इसकी तशरीह करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप नहीं लिखाएंगे कर जो भी आप इंफॉर्मेशन नहीं देंगे वो कल जाके आपको कॉन्ट्रडिक्ट होगा रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में या कहीं भी आपको नहीं आएगा, तो फिर कल आपका चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। तो इसमें जो लिखाने के जो आपको रिकॉर्ड्स है वो लिखिए, और जहाँ तक है आपको आपके पास में उसके जो है डॉक्यूमेंट्स है या सर्टिफिकेट्स है तैयार रखिए। पूछते नहीं हो लोग, अगर पूछे तो आप बताने के लिए जरूरी हो जाता हो। ओके, पॉइंट 36 और 37 जो है वो रिजर्वेशन से क्या बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं एजुकेशन और जॉब में, उससे रिलेटेड है। हाँ, इसका इंदाज जरूर करवाएं। अगर आप PCE के जरिए इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको दाखिला मिला है तो तालीम में आपको ये फायदा है, उसके बाद का कॉलम फिर मुलाजिमत का है। अगर BCE की वजह से आपको सरकारी मुलाजिमत मिली है तो ये उसका भी इंतराज करे, ये आपके BCE होने की बात को मुसद्दिका बना देता है। ओके, ये जो 38 नंबर है इसमें गवर्नमेंट से जो स्कीम का फायदा उठा रहे हैं खासतौर से पिछले 5 साल से मुताल्लिक। हाँ, अगर स्कीम से फायदा मैंने समझता हूँ कि मुसलमानों को ये कॉलम में पूरे तेलंगाना के मुसलमान सिफर लिखा पाएंगे कि पिछले 5 सालों में ऐसा कोई स्कीम से फायदा ही नहीं हुआ। ये बहुत अहम बात है कि जो अक़लियतों के लिए हुआ था सिर्फ वो ड्राइवर्स को कार्स दिए गए थे, लेकिन खर्चात वगैरह नहीं दिए गए। इसके लिए कैसे हम जो है फिर इस इशू को रेस करें? नहीं हुआ, फायदा नहीं उठाए, लिखाइए नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ नहीं बल्कि आ जाएगा, लेकिन ये नहीं ये जो पूरा होगा कि मुसलमान किसी भी सरकारी स्कीम से फायदा नहीं उठाए, ये बात आएगी और ये बात का इंदराज होना जरूरी है कि इसको नजरअंदाज ना करे, और ये इस बात को भी यकीनी बनाए कि शुमार कुनिंदा इसको नजरअंदाज ना करे। एक और मैं यहाँ पे फिर याद दिला देता हूँ, इस खासकर शुमार कुनिंदों को पेंसिल इस्तेमाल करने मत दीजिएगा। मुमकिन है कि आपके पास आपके जवाब आप जो बोल रहे हो उसी मुनासिबत से इंदराज करे, घर जाकर उसको बदल दे, तो पेन से ही इस्तेमाल करने दीजिए। ये बहुत अहम बात रहनुमाई कर रहे हैं अतहर मोइन साहब के जो एन्यूमरेटर्स आए वो पेंसिल से अगर फॉर्म को भर रहे हैं तो उसको बिल्कुल अलाउ ना किया जाए, बल्कि वो पेन से ही उसको जो है फिल करेंगे, और इसके ऊपर बहुत खास तौर से तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में बहुत गलतियां करते हैं एन्यूमरेटर्स, वो तो हम इशू पे बात करेंगे अभी। एक इशू इसके अंदर 38 ही में ये है कि
यानी जो SC ST BC जो अलग अलग जात हैं, BCE भी उसके अंदर हैं, इनके सर्टिफिकेट का इशू के वो कहते हैं कि वो भी सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे हैं। हाँ, वो भी लोग कहते हैं कि मी सेवा से मिल जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं मिल रहे हैं। अगर EBC के बारे में कहा जाता है, लेकिन EBC बहुत कम दे रही और मैं समझता हूँ कि बंद है इस वक्त। अगर आपके पास है, अगर किसी तरीके से तालीम के वक्त या दाखिले के वक्त लिए बच्चों के, तो जो बच्चे का लिए उस जगह पे वहां पे लिखा दीजिए, या खुद का है तो लिखा दीजिएगा। अगर नहीं है तो आप BCE में ही रहेंगे, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, ये बात वो रिकॉर्ड में आ जाएगी। ठीक है आरिफ साहब, दो चीजें हैं। एक क्वेश्चन में लिखा गया है 38 में SC ST BC EWS। ओके, मुसलमान जो है वो ST में आते हैं, BC में भी आते हैं। EWS बोल के कोई कैटेगरी है नहीं, वो EBC होना चाहिए था, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट होना चाहिए था। वो इन्यूमरेटर से EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोल के लिए, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोल के ऐसा कोई दस्तूर के हिसाब से नहीं है। वो EBC होना चाहिए था, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। नहीं, ये जो है EWS के बारे में कि जिसकी आमदनी 8 लाख रुपए से कम हो, वो उस कैटेगरी के तहत आता है, बल्कि ये कहा जा रहा है। EBC है EBC, और ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के पैरामीटर्स अलग है। स्टेट गवर्नमेंट में 5 लाख है। ये जो कॉलम है 38 का, इसमें सर्टिफिकेट का बहुत जो है अहम किरदार है कि जिन लोगों के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है वो जरूर जिक्र करें कि उन्हें ये सर्टिफिकेट नहीं मिला है। वो कैटेगरी से बिलोंग तो करते हैं, क्योंकि पहले आ चुका है ये कि इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट है नहीं, तो वो स्कीमों से सही फायदा उठा नहीं सकते, तो इसको जरूर जिक्र किया जाए। इसके बाद में जो है यानी ये मुलाजिमत और पेशा के बाद में हमारी कम्युनिटी से या स्टेट में अदर कम्युनिटी से भी जिन लोगों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और वो जो है पॉलिटिकल फील्ड के अंदर जो काम करते हैं, चाहे वो वार्ड में काम कर रहे हो, पंचायत में काम कर रहे हो, या असेंबली हल्के के अंदर MLA बन रहे हैं, MP बन रहे हैं, MLC हैं, तो वो अपने रिकॉर्ड को इसमें जरूर इंदराज उसका कराएं, पंचायत मेंबर से लेकर रुकन पार्लियामेंट तक। बिल्कुल। और इसमें यह भी है कि पहले थे और अब नहीं है, तो उसको भी मेंशन करना है कि प्रीवियस जो है पीरियड के अंदर ये कभी थे और अब नहीं है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर जो है कवर होना है। इस सिलसिले में 340 के तहत में, आर्टिकल 340 के तहत में हमको भी जो है BCE में जो है, जो BC के जो रिजर्वेशंस है, पॉलिटिकल रिजर्वेशंस है, वो हमको मिलना चाहिए। तो इसी वजह से हमारे को जो है BCE में जो है अपने आप को लिखाना, दर्ज करना बहुत जरूरी है, ये करना है, क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन में हमारा भी जो है रोल आता है, उसके अंदर हिस्सा बनता है, उसके अंदर आबादी के तनासुब के लिहाज से। बिल्कुल सही, लेकिन उसका ताल्लुक जो है वो 0.6 से है, वो बिल्कुल शुरू में। हाँ, तो है, अब इसमें भी यहाँ पे भी जो है अच्छा, यहाँ भी उसको जिक्र किया जाएगा। तो उसमें जो है ये है कि आर्टिकल 340 के तहत में आप एंटाइटल है, अगर BC है तो इसके लिए आपका जो है यहाँ पे दर्ज कराना BC बोलकर बहुत जरूरी है। अच्छा, ओके। 39 के बारे में आप कह रहे हैं जी। ओके, अगला है 40 के तहत के जो NGOs हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं और अदर इस तरह ट्रस्ट्स हैं, उसमें अगर कोई मेंबर है तो वो कंपनीज भी हैं, तो इसके अंदर जो है जिक्र किया जाए कि इससे कौन रिलेटेड हैं, और फैमिली के कुछ लोग हैं या कोई एक आदमी है तो उसको उस खाने में जरूर मेंशन किया जाए, इसको बिल्कुल नजरअंदाज न किया जाए। इस खुसूस में खासकर मदरसे के जिम्मेदारान जो हैं वो इसका भी इंतजाज करवाएं। रिलीजियस बैकग्राउंड से जो सर्विसेज दे रहे हैं उनको भी आप कह रहे हैं कि इसमें इंदराज कराएं, वो सोसाइटी के अंदर रहेंगे। हाँ, ओके। नहीं, वो लोग बोलेंगे हम एजुकेशन, हाँ, सोसाइटी से हमारा कहते हैं NGO क्या है, वो भी एक NGO ही होती है, NGO ही है वो भी, मदरसा भी एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, वेलफेयर के लिए कोई काम कर रहे हैं, उसमें कोई भी मेंबर किसी भी सतह के वो हैं तो वो उसमें जरूर जिक्र करें। मुसलमानों के चंद इल्मी इदारे हैं, वो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, जैसे कि PA इनामदार है पुणे में, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, माने यूनिवर्सिटी है उनकी। नॉर्थ ईस्ट में असम में एक मौलाना है, वो भी यूनिवर्सिटी चलाते हैं। ये कंपनी एक्ट के तहत है, और कंपनी एक्ट नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी एक्ट होता है, तो उसके तहत चलाते हैं। तो जो भी
अगर वहाँ पे आप काम कर रहे हैं या उसको चला रहे हैं, वो ऐसे ही लिखे कि फलाना कंपनी मेरा है, मैं चला रहा हूँ। ओके ओके। इसके बाद अगला जो है 41, उसमें अगर हमारे इलाकों में कोई अभी नहीं रह रहा है, ख़ानदान का कोई फ़र्द, तो उसमें मेंशन करना है कि वो कहाँ गया है और किस मकसद से गया है। पढ़ने के लिए गया है, मुलाजिमत के लिए गया है, ये जो है यहाँ पर 41 के तहत आता है। वो इस सिलसिले में दो वजाहतें हैं, ये हिजरत से मुतालिक है। एक तो आपकी अंदरूनी मुल्क दूसरी रियासत में अगर मुकीम रह रही है तो वहाँ पे वो एक जिक्र करना है। दूसरा ये बैरून मुल्क है, तो और दोनों की फिर नौयत क्या है, तालीम के रोजगार के सिलसिले में या तालीम के हुसूल तालीम के सिलसिले में, तो ये दोनों भी वजाहतें की जाए। एक बहुत अहम सवाल है यहाँ पर कि किसी फैमिली के अंदर मिसाल के तौर पे कुछ लोग यहाँ पर हैं, इन्यूमरेटर उनके पास पहुंच रहा है, और कुछ लोग यहाँ पर नहीं है और बाहर गए हुए हैं, उनके बारे में तो ये हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों की पूरी फैमिली जो है वो बाहर है, तो उनका इंदराज कैसे होगा? इसका यही है कि हम जो आखिर में जो बात करेंगे तजावीज़ में, तो इसमें होना ये चाहिए था कि हम हुकूमत से मुतालबा करना है कि हमारे जो सिफारत खाने हैं वहाँ पे इसका इंतजाम किया जाए, कि वहाँ पे हम लोग ये तमाम मालूमात रखें और सिफारत खाने के तवज्जुह से हमारी हुकूमत की मालूमात। एक सफारत खाने का एक पहलू है, दूसरा एक पहलू ये भी मुमकिन है, जैसा कि मुज़ाकरे में आया और अब आगे भी हम डिस्कस करेंगे उस मौजू पर, कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सहूलत होनी चाहिए। ये तो यहाँ मौजूद लोगों को भी होना चाहिए। हाँ, ये हम आखिरी हिस्से में इस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, अगला जो है वो 42 है और 43 और 44 है। इसमें कोई कर्ज लिया गया हो या उधार लिया गया हो और किससे लिया गया है, तो इसका जिक्र है, इसको भी मेंशन किया जाए। इसका भी खासकर ख्याल रखें और लिखाएं, क्योंकि छोटे कारोबार करने वाले सलम बस्तियों में रहने वाले खासकर मुसलमान इसका शिकार है। तो ना सिर्फ हम कर्ज बोले तो यही समझते हैं कि हम सरकारी इदारों से अगर कर्ज लिए नहीं, अगर साहूकारों से भी लिए हैं तो इसका भी इंतजाम करो। ठीक है, ये है। अगला जो है सवाल है वो किसी शख्स के पास जो है एग्रीकल्चरल कोई भी एक्टिविटी है तो उसका वो इंदराज कराए, तो इसकी क्या तफसील है, क्या इसमें होना चाहिए? इसमें जैसे होता है कि देही इलाके में खेत तो नहीं है लेकिन ट्रैक्टर मैं रखता हूँ और ऐसे बहुत खिदमत फराहम करता हूँ। इसी तरह ऐसे मैं जरासीम के अद्वियात का छिड़काव का ऐसे ठेका लेता हूँ। ऐसे बहुत सी चीजें हैं, या ये सरगर्मियां जो होती है ज़राअत से मुताल्लिक़, वो उसमें उसकी तफसीलात हैं। ओके, 45 क्वेश्चन जो है जी वो अंदर कॉलम नंबर 16, 18 और 20, 21 से जुड़ा हुआ है। तो आप जब लिखते हैं 45 का जवाब लिखते हैं तो आप क्या एग्जैक्टली क्या काम करते हैं वो पूरे तरह से लिखना पड़ेगा। ओके, जो अगला जो मैं जो नंबर बोला हूँ उससे कॉन्ट्रडिक्ट ना हो। ये जो 16 कह रहे हैं आप, 18 कह रहे हैं, ये रोजगार के से जुड़ा हुआ इशू है ये, तो वो आकर यहाँ भी जो है जुड़ जाएगा पॉइंट 45 से, कि क्या ये मवेशी जो है किसी के रोजगार का जरिया है, उसको जिक्र करना है। ठीक है, और इसके बाद में 47 और 48 है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में, कि उसको जिक्र किया जाए। इस सिलसिले में कोई खास एहतियात? खदशात है, मुसलमान डर रहे हैं कि हम हमारी जायदादों की तफसीलात क्यों बताएं, जरूर बताइएगा। अगर नहीं बताते हैं कल बुलडोजर आएगा तो फिर आपको होगा कि आपने तो पता ही नहीं था कि आपके पास कोई जमीन है, या आपकी जमीन पर या आपके घर पर अगर कोई कब्जा कर लेता है तो आप बोलेंगे कि आप एक जगह ये कहते हैं कि मेरे पास कोई मनखुला या गैर मनखुला जायदाद नहीं है, फिर आप आकर ये क्लेम करते हैं कि ये जायदाद नहीं है। तो इसलिए बगैर डरे जो है वो दुरुस्त मालूमात दें। अगर आपके पास जमीन है तो जमीन बताए, घर के मालिक हैं तो घर का। आप फरमा रहे हैं कि ये कास्ट सेंसस जो है ये बहुत वसी दायरा रखता है और उसके बहुत दूररस नताइज सामने आएंगे। ये सिर्फ कास्ट सेंसस नहीं, इसमें देखिए इन लोग खुद बोल रहे हैं कि सोशल इकोनॉमिक
एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड कॉस्ट। बिल्कुल तो बिल्कुल ये पूरे चीजों का अहाता होगा, इकोनॉमिक से भी आएगा, आपका सोशल भी आएगा, सही है, पॉलिटिकल भी आ रहा है। पॉलिटिकल भी आएगा। सही। तो हम ये सिर्फ उसको महदूद ना समझें कि ये सिर्फ जात पात का सवाल है। खदशात के शिकार न हो, बल्कि इस सिलसिले में जो है वो और अगर कोई पूरे ये समझता है कि मेरे कोई बातें छुपाने से हुकूमत को उसका इल्म इल्म नहीं होगा, है। तो ये गलतफहमी दूर कर लें। एम ए शकील साहब, इस सिलसिले में अगर कोई कानूनी पहलू है तो आप उसको वाज़ेह फरमाएं। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड मूवेबल इमूवेबल जो इंदराज की बात की जा रही है, हाँ पॉइंट 47 एंड 48 में। हाँ, इसमें जो है आपको बताना जरूरी है पूरे प्रॉपर्टीज को, क्योंकि ये जो धरनी वगैरह जितने भी आपके आगे चल के जो कनेक्टिविटी आएंगी, अगर आप यहाँ पे नहीं बताएंगे और कहीं जाके आप रजिस्टर करने जाएंगे तो जो है मुश्किल है, क्योंकि आपका जो आधार कार्ड है वो लगभग जो है 240-280 जो है इंस्टीट्यूशन से जो है कनेक्टेड है आप। तो आप कहीं ना कहीं जो है आधार कार्ड हर जगह पे देना जरूरी हो रहा है आपको। आप देने के बाद में वो कनेक्टिविटी आ रही है। आप अगर आप नहीं बताने से और यहाँ नहीं बताने से जो है उसमें मसले और बढ़ जाएंगे आपके। ओके। और एक ये है कि भाई मैं ये आगे हम देखेंगे इसको कि होमलेस लोगों के बारे में या जैसे कुछ भी नहीं है और रोड पे रहने वालों के लिए पास में नहीं बताया गया, उसके लिए हम कुछ आगे कुछ अहम पहलू ऐसे हैं जो इस सर्वे के अंदर छूट रहे हैं पॉइंट्स, उसके लिए रेस होना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए कि उनको भी इसमें शामिल किया जाए। इस सिलसिले में गांधीनगर में जो इजलास लिया गया था उसमें जनता बरादरियों ने ये सवाल उठाया था कि हम तो बेघर हैं, सड़कों पर जीते हैं, तो हमारा क्या? इसका कोई जवाब नहीं। तो इनके लिए भी एक मैं समझता हूँ कि अलग इंतजाम किया जा सकता है। इनके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स जो रहते हैं, बेगर्स हैं, इनका कैसे होना चाहिए? हारिस मोहम्मद साहब, इस सिलसिले में ये 47, 48, 49 यानी 47 से लेके आगे तक 49 तक जो भी क्वेश्चन है वहाँ पे एक चीज छूट रही है, जिनके पास जाती मकान है उनकी बात कर रहे हैं। और मुसलमानों में मसला ये है कि मुसलमानों में बहुत सारे लोगों को जाती मकान नहीं है, जाती घर है। तो इनका क्या करेंगे? इनका माने नॉट ओनली मुसलमानों का और गैरों का भी बिल्कुल नहीं है, तो वो चीज से सर्वे में होना चाहिए। भाई आपको अगर खास घर है क्या खास जगह है क्या, अगर है तो कैसा घर है उसमें, ऐसा होना चाहिए। 49 में शायद वो कवर कर रहे हैं कि ये ओन है या रेंट पर है मकान के बारे में। नहीं, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी है या नहीं है। ये क्वेश्चन होना चाहिए कि आपके पास कोई मकान, मतलब प्रॉपर्टी के आप मालिक ही नहीं है, मैं हूँ, मुझे मेरा कोई मकान नहीं है और मेरे पास सगड़दादा का मकान, सगड़दादा का जायजा है, हम बांट लिए, उसमें 100 लोग बांट लिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ओके, तो मैं क्या कहूँ? तो कॉलम है नहीं। ठीक है। तो ऐसे मुस्लिम में भी है प्रॉब्लम, ऐसे गैर में भी, अदर कम्युनिटीज में भी ये बात है। अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली है, बिल्कुल। हिंदू फैमिली में सगड़दादा से प्रॉपर्टी आती है, उन सब के बेनिफिट्स के लिए ये होना चाहिए। नहीं है, फिर भी प्रॉपर्टी सगड़दादा से आती है। ओके, ठीक है। जो अगला है 49, वो ओनर कौन है? आप जिस इलाके में आप रह रहे हैं वो क्या नौयत का है, जहां आप रिहाइश है, आपकी रेजिडेंस आपका नहीं है इसमें। नहीं, इसमें सब क्लास में है, ABCDEF में है। ये है कि शहरी है, देही इलाके का है, स्लम है, पहाड़ी इलाका है, ये चीजें वो लोगों को बताई गई, तो उसके उनको वोट्स दिए गए। वो आपसे पूछेगा भी नहीं, उन इलाके से एतबार से वो अपने लिए शुमार कुनिंदा अपने तौर पे नॉट एप्लीकेबल रहे। इसमें छत कैसा है, दीवारें कैसी हैं? देख के अपने ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे ऐसा कर लेगा, मगर खासकर ख्याल रखें कि वो सही कर रहा है। हाँ, अभी कहावत भी है जी, हैदराबाद का जो है अंदर मट्टी ऊपर चलना, ये मसला भी है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि 49E में घर के दीवार जो है कैसे बने हैं, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा भाई अंदर मट्टी कैसे ऊपर चलना है। ओके। हाँ, ताकि अगर कोई ऐसी स्कीम आती है तो उससे फायदा मिले, उसको मेंशन किया जाए। नेक्स्ट है 50, उसमें जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उस एरिया के अंदर, बुनियादी जो है क्या फैसिलिटीज़ उनको मिल रही हैं, पानी है नहीं है, बिजली है नहीं है, और पीने का पानी कैसा मिलता है। ये 50 के अंदर
इसके जिक्र किया, 50C में है ये। अदरवाइज 50A-B में क्या इंटरकास्ट मैरिजेस हुए हैं इनके बीच में, उसको मेंशन करना है। यहाँ पे थोड़े से वजाहत है। हमारे पास एक बरादरी से दूसरी बरादरी में अगर निकाह होता है तो नंबर बोल के बोलो। हाँ 50 है, 50A है ये। इस सिलसिले में ये होता है, हम ये समझते हैं कि अगर सैयद की बेटी शेख से कर ली जाए तो वो इंटरकास्ट में नहीं शुमार होती है, लेकिन हम यहाँ लिखा है उसको इंटरकास्ट, इसलिए कि बीसीई में जब आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमारे मुसलमानों में जात पात है, मुसलमानों में तबकात है, तो फर्क पाया जाता है, तो ये लिखा है जरूर रिलीजियसली नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिस में ऐसा कुछ आ गया है तो उसको मेंशन कर दें। समाजी एतबार से, समाजी एतबार से शरीयत का मसला ना बने कि इसमें ये चीजें है ही नहीं, हम सिर्फ ऐसा ये कर लेंगे। हाँ, अगर क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि आज़ाद की बच्चियों को अगर ये करते हैं तो उसके कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ओके, एक बहुत अहम है 50B, बहुत अहम है ये कि इबादतगाह जाने में कोई रुकावट है क्या। इसको यानी कि कोई कम्युनिटी में रह रहे हैं और वो अपनी इबादतगाह को जाना चाहता है। यहाँ असल में होता क्या है कि जुनूबी हिंद में तो ऐसे कोई मजहबी मुखामत पे तफरीक तो नहीं है, लेकिन आप शुमाली हिंद में जाएंगे तो वहाँ पे कई ऐसे हत्ता के मसाजिद भी हैं जहाँ पे एक मखसूस बरादरी के लोग ही जाते हैं, दूसरी बरादरी के लोगों को जाने पर वहाँ पर नाराजगियां भी होती है, झगड़े भी होते हैं। यहाँ पे वो बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात आरिस भाई बात नहीं है, आप जो कह रहे हैं अगर कहीं हो तो ये तो है, अगर है तो वो लिखा है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे दूसरे जात के इसमें का मतलब ये भी है कि ये लोग गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं को पेश नजर रखते हुए लिखे कि उनकी अपनी मंदिरें अलग अलग हैं वहाँ, तो यहाँ पे भी अगर ये बात आ गई है कहीं आकर हो रहा है, मगर खुदा मसलक के मामले को इससे ना। हाँ ठीक है, मतलब यही है, ये भी हो सकता है कि किसी को जो है अपनी इबादतगाह तक पहुंचने के अंदर कुछ रुकावटें खड़ी की जा रही हैं तो उसको उसमें मेंशन कर दिया जाए। हाँ ठीक है, ठीक है। बीसी माने 50A में आपके घर के लोग कोई दूसरे जातों के लोगों से शादी की ये है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन जो है मुसलमानों को रिलेटेड, मुसलमानों से अगर जुड़ा हुआ है तो ये गैर मुस्लिम से शादी करने में होना चाहिए। अगर ऐसा होगा दो कानून होने चाहिए। हाँ, दो कानून होना चाहिए, माने बैन मजहबी बैन जात। आम तौर पर इसका जो पस मंजर है वो समझ में ये आ रहा है कि चूंकि मुस्लिम और गैर मुस्लिम अदर कम्युनिटीज के अंदर इसको जो है बहुत बड़ा इशू बनाया जाता है, उसको सामने रखकर ये क्वेश्चन आया है यहाँ पर। इन कम्युनिटीज में भी प्रॉब्लम है। अगर मुस्लिम सुन्नी मुसलमान जो है कोई दाऊदी बुरा के लोगों से शादी करेगा या नहीं तो शिया, मुस्लिम्स में आम तौर पर ये सोशल उतना बड़ा इशू नहीं है। आम ठीक और बीसीबी में माने ये 50B में भी ये मसला है कि खोजा कम्युनिटी के यहाँ पे 2-3 मस्जिदें हैं, वहाँ पे हम लोग जाके उनके साथ नमाज पढ़ नहीं सकते, माने इश्यूज राइज हो जाए। और मुसलमानों में चंद कम्युनिटीज का एक कंप्लेंट है कि स्पेशली नूरबाशा कम्युनिटी से, अल्लाह कम्युनिटी से कंप्लेंट ये है कि हम साल में 2 मरतबा 3 मरतबा हम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं और दूसरे टाइम में हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो हमको नीचे दिखाया जाता है, हमको आने नहीं देते। ये कंप्लेंट है, तो इसी ये बीसीबी कम्युनिटी से। इसमें मैं आपको यहाँ क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। नहीं, मैं एक चीज़ यहाँ पर वजाहत करना चाह रहा हूँ कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं हमारे, वो इसके ऊपर ख़ास तौर से काम करते हैं, स्पेशली जो है विलेजेस में जाकर, और ये अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर से काम कर रहे हैं, अब से नहीं बरसों से कर रहे हैं। और लोगों को जो है भाई बहैसियत मुसलमान कोई है तो वो मस्जिद को आए और इबादत करे, और वहाँ पर जो है ऊंचा नीचे का कोई तस्वुर हरगिज़ नहीं होना चाहिए। ये काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ इसके अंदर जो है अब आखिर में 50D एक है कि दूसरे जो कम्युनिटीज़ हैं उनके मैरिजेस में अगर कोई शिरकत के लिए जाता है तो क्या उसके लिए बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे हैं, या उसमें कोई रुकावट है। गालिबन ये 50D है ये।
हाँ, ये भी सवाल यहाँ पे ये भी सवाल इस तरह नहीं पूछा जाना चाहिए। हारिस भाई, हम लोग अगर ये लोग क्या है माहिरीन से लेते तो यहाँ पे है कि बुलाया जाना अलग है और सो शिरकत करना अलग बात है। ये दो चीजें अलग। फिर दूसरी बात, एक बात ये यहाँ पे जो देख रहा हूँ मैं, जो बुकलेट्स वगैरह है इसमें मैं समझता हूँ कि शुमार कुनिंदा आपसे आपके पास गाड़ियों के बारे में भी तफसीलात इकट्ठा करेगा कि आपके पास किस नौयत की गाड़ी है, 2 पहिए की गाड़ी है या कार वगैरह है। ये आ चुका है, ये मूवेबल प्रॉपर्टीज के पर्टिकुलर क्वेश्चन करेगा। हाँ, 48 नंबर। आपके पास गैर मनकुला वाले तो मैं समझता हूँ बहुत से लोग ये चीजों को यानी असासे में शुमार ही नहीं करते। ठीक है, 48 पॉइंट के अंदर है ये। इसको भी नजरअंदाज ना करें, अगर है तो दिखाएं। ठीक है। अब एक बहुत अहम तरीन चीज है आखिर में कि इस फॉर्म के आखिर में आपकी दस्तखत होना है, फ़ोन नंबर उसमें आना है और तारीख का जो है उसके अंदर जिक्र होना है, मेंशन करना है। स्पेशली जो हेड ऑफ द फैमिली है उसका अलग खाना बना हुआ है, इन्यूमरेटर का अलग बना हुआ है और उसके सुपरवाइजर का बिल्कुल अलग बना हुआ है। और एक चीज़ इसके अंदर है कि इंस्ट्रक्शन लिस्ट के अंदर जो है वो कोड नंबर्स दिए गए हैं, उन कोड नंबर के लिहाज से ही ये फॉर्म भरा जाएगा। इन चीज़ों को जो है वो हमें मलहूज रखना है। ये हमने जो फॉर्म कैसे भरा जाएगा बहुत तफसील से हुआ, क्योंकि एक बहुत अहम सर्वे है, हर पॉइंट जो है वो डिस्कशन में आना चाहिए। आम आदमी को इस सिलसिले में गाइडेंस मिलना चाहिए कि कुछ गलती ना हो। उसके लिए माहिरीन से जो है हमने यहाँ पर राय ली है और ख़ास तौर से उलमाए किराम इस बारे में बड़े फ़िक्रमंद हैं कि ये सर्वे हो तो पूरे एहतमाम के साथ लोगों का इसके अंदर इंदराज हो। कानूनी तौर पर जितने पहलू पेश नज़र रहना चाहिए वो सब उसके अंदर जिक्र किए जाएं, लोगों के अंदर इसमें अवेयरनेस होना चाहिए। 2 चीज़ें मैं यहाँ पे जिक्र करना चाह रहा हूँ जो ये सर्वे फॉर्म में हमारे नज़र से मिस हो गए। एक जो है यतीम लोग कहाँ पे, यतीम लोगों को इसमें जगह कहाँ, यतीम खानों को इसमें जगह कहाँ, और जो ओल्ड एज बूढ़े लोग जो है उनको जगह कहाँ। मैंने बूढ़े लोग जिनके बच्चे घरदार भी नहीं है, ये बहुत अहम बात कर रहे हैं आप कि बूढ़े तो हैं लेकिन उनके कोई बेटा बेटी सहारा नहीं है। वरना ओल्ड एज का आइडिया जो वेस्ट का है कि बच्चे तो हैं, ख्याल रख सकते हैं, लेकिन ले जाकर ओल्ड एज होम में डाल रहे हैं। तो हमारे कम्युनिटी लीडर्स और रिलीजियस स्कॉलर्स कहते हैं कि ये ट्रेंड जो है ये चलन अच्छा नहीं है। लेकिन जो आपने बहुत अहम बात कही है कि जिनका कोई सहारा नहीं है उनके लिए इसमें कुछ नहीं है, उनके लिए ये नहीं है। सिंगल वुमन मैरिटल स्टेटस वगैरह उसमें जिक्र है, सिंगल वुमन मैरिटल स्टेटस में है, मैरिटल स्टेटस में आप है। लेकिन सवाल ये है कि यतीम खानों में के अलावा भी यहाँ पे जो ओल्ड एज होम के हैं, बस हम लोग ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों में ये रुझान नहीं है, बहुत से ओल्ड एज होम मुसलमानों के भी चल रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जिनके बच्चे यूरोप और अमेरिका में हैं वो पैसे होने के बावजूद यतीम खाना में रहने पे इसलिए मजबूर है कि बीमारियों में उन्हें अगर कुछ हो जाता है तो ये नौबत भी आती है कि अस्पताल ले जाने वाला कोई ना हो, तो अस्पताल ले जाने। तो ऐसे कई हम मेरे नजरों में हैं कि कई ऐसे वाकयात भी हुए, खुद हैदराबाद में जिनकी कोई देखभाल करने वाला यहाँ नहीं है। 3-4 दिन के बाद इत्तला हो। सही बात है। तो इस सिलसिले में ये होना चाहिए। बहुत सी बातें जो तजावीज़ में आ रही है उसमें ये है कि यतीम खाने और टिमरिस में भी कुछ बच्चे रहने वाले हैं जो तातीलात में भी अपने घर नहीं जाना चाहते। ये एक अलग मसला है, तो उनका भी इंतजार होना चाहिए और ये इश्यूज उठाना चाहिए। डिसेबिलिटी का जो इसमें कॉलम था उस पर वर्कआउट नहीं करे, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स है या नहीं है, तो आपको डिसेबिलिटी इनकर्ड है या फिर बाय बर्थ है, वो जो भी है वो पूरा उसमें लिखा उसको मेंशन करना चाहिए। बहुत अहम बात बतला रहे हैं एम ए शकील साहब के, माजूर अगर कोई है तो उसका खाना है, उसके अंदर उसका जिक्र खास तौर से होना चाहिए और किस नौयत की डिसेबिलिटी है उसको जिक्र करना चाहिए। और कितनी है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट भी उसमें होना चाहिए करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये फॉर्म्स कैसा भरना चाहिए ये तो हमने सिलसिला पूरा किया, लेकिन यहाँ कुछ बहुत अहम इश्यूज हैं और गवर्नमेंट के सामने उन इश्यूज को हमें रेस करना है। वो सेशन हम शुरू करते हैं वो सवालात से मुताल्लिक। सबसे पहली तशवीश जो इस सर्वे से मुताल्लिक है वो ये कि 3 हफ्ते की जो है इसके लिए मुद्दत दी गई है और जिन एन्यूमरेटर्स को इस काम के लिए लगाया गया है ऑलमोस्ट उनका आधा दिन वो जो है वो स्कूल या किसी और एक्टिविटी में जाने के बाद
दोपहर से शाम तक का कुछ महदूद वक्त में उनको इसका पाबंद बनाया जा रहा है कि वो इस वक्त के अंदर करेंगे। तो अब सवाल ये है जो हम गवर्नमेंट के सामने रखना चाहते हैं और आपसे भी हम इस सिलसिले में रहनुमाई तलब करते हैं कि क्या इस मुद्दत में कि 3 हफ्ते में और इस वक्त में कि दोपहर से शाम तक के वक्त में एन्यूमरेटर्स आए और इतनी बड़ी रियासत के अंदर ये सारा काम सर्वे का मुकम्मल हो जाए, क्या ये मुमकिन है और क्या होना चाहिए? ये नामुमकिन है। मैं इसमें 2-3 चीजें बोलूंगा कि इन्यूमरेटर एक तो वो फॉर्म अपने पास रखेगा जिसमें उसको इंतजाम करना है, साथ में उसको बुकलेट रखना पड़ेगा जिसमें कोड्स। तो 2 लोग आ रहे हैं आपके पास, तो 80,000 बता रहे, तो एक घर के लिए 2 लोग हो गए, तो 40,000 लोग। इस एतबार से अगर एक फैमिली में 5 लोग हैं तो कम से कम 400 एंट्रीज करना है जी, हर फर्द की एक एंट्री जी। तो 400 अगर इंदराजात करेगा और वो भी पूछ कर, फिर इसमें आधार नंबर लिखना है, इसमें जो धरानी पट्टे का नंबर लिखना है, इसमें उसको अगर डाउट आया तो तालीमी सदाकतनामों को की जांच करना है। तो ये कर पाया तो मैं समझता हूँ एक शुमार बनिंदा बमुश्किल एक घर एक दिन में कर पाएगा। 1-2 चंद कर पाएगा बड़ी मुश्किल से। मैं अगर सही इंदराजात कर रहा है तो दूसरा घर नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत नाजुक मसला है जिसके लिए जो है बहुत तवज्जो देने की जरूरत है कि ये जो मुद्दत दी गई है 3 हफ्ते की, और इसमें भी इतना महदूद वक्त जो है वो सर्वे करने के लिए एन्यूमरेटर्स को पाबंद बनाया जा रहा है। इसमें पूरी रियासत का और रियासत के हर बाशिंदे का इहाता और कवरेज नहीं होगा, और जब ये कवरेज नहीं होगा तो फिर बहुत सारे लोग इस सर्वे से महरूम रह जाएंगे और ये बहुत बड़ा जो है नुकसान है हमारा। इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि इस मुद्दत को जो है डिमांड करते हैं कि इस मुद्दत को बढ़ाया जाए, और ताकि जो है असल टारगेट होना चाहिए कि हर आदमी जो है इसमें, हर बाशिंदा रियासत का वो इस सर्वे के अंदर जो है उसका कवरेज हो जाए, कोई महरूम ना रहे। ये है कि ये 3 हफ्ते या कोई भी मुद्दत, हम मुद्दत बढ़ाने की बात कर रहे हैं सरकार से, तो हम आपके जरिए इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये भी बोलना चाह रहे हैं कि जो टीचर्स को जो आप जी हाँ, टीचर्स भी हैं और टीचर जो बहुत से टीचर्स भी, आशा वर्कर्स हैं भी है, और जो है आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स भी इसमें पूरों को दे दिया गया है। तो टीचर्स को जो है इसमें निकालने में जो है बच्चों का जो है राइट टू एजुकेशन का वायलेशन है, वो आरटीई के तहत में वायलेशन है, प्लस जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ में भी वायलेशन है। तो हम ये चाहें कि जो है ये टीचर्स को जो है अगर आप हटाकर और कोई जरिए से नहीं, उसमें फिर एक इशू ये है, देखिए हमको कई पहलुओं से सोचना चाहिए कि फॉर्म जो है फिल करना ये एक यानी कैपेबिलिटी चाहता है, एजुकेशनल उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। आशा वर्कर्स हैं या कोई और वर्कर हैं, वो पढ़े वो, और फिर कहाँ मुनासिब जगह पर उसको इंदराज करना चाहिए वहां पर इंदराज करे। उसके लिए टीचर्स जो हैं, अगर हम उसको निकालने की बात करेंगे तो फिर ये एक तो आप जो फरमा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और ऑर्डर्स वो अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन गवर्नमेंट फिर उसको फुलफिल कैसा करेगी? टाइम बढ़ाइए आप। इसमें ये 2-3 चीजें, देखिए आप तातीलात में काम लेना है, अगर असातिज़ा से काम लेना है तो तातीलात के दिनों में लेना है। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की सरीह खिलाफवर्जी है। दूसरा, आरटीई एक्ट के तहत 800 घंटे बच्चों को पढ़ाना है साल भर में, पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक के बच्चों की। अगर वो फुलफिल नहीं कर पा रहे तो बच्चे का जो हक तालीम है आप उसके खिलाफ वर्जी करें। तीसरी बात ये है कि असातिज़ा की बात है, आशा वर्कर्स बता रहे हैं, ये फॉर्म में गारंटी से बोल सकता हूँ कि आशा वर्कर्स और दूसरे जो लोग हैं ये फॉर्म फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो ये अहम, आप जो बातें कह रहे हैं स्टूडेंट्स का राइट और टीचर्स का इशू अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन बुनियादी जो कंसर्न है, बेसिक कंसर्न वो यही है कि रियासत के, हमारे स्टेट के हर जो है सिटीजन का इस सर्वे के अंदर कवरेज हो, उसके लिए मुद्दत बढ़े और अहल और केपेबल लोग जो हैं वो इन्यूमरेशन के लिए वो आ पाएं। और एक चीज मरहले में आ गए ना, हाँ इस सिलसिले में, हाँ तो नहीं अभी कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। एक चीज जो है लैंग्वेज का मसला है। बहुत से एन्यूमरेटर्स ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे अगर उनको सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज आती है और वो उर्दू स्पीकिंग लोगों के पास अगर जाते हैं तो वो ना उनकी बात समझ पाएंगे और ना तेलुगु स्पीकिंग लोग जो है वो उनके बात को फॉर्म में
इंदराज कर पाएंगे। सही सवाल इसका भी नहीं हल कर होना पाएंगे, सही जवाब भी नहीं है। और ये खासकर मुसलमानों के साथ भी होगा, इसलिए कि मुसलमानों की 95% आबादी उर्दूदा है और हैदराबाद में आए तो पूरी 7% ऐसे मुसलमान है जो उर्दूदा हैं। तो सवाल ये होता है कि हुकूमत भी इस बात का खास ख्याल रखे कि जो इलाकों में जिन शुमार कुनिंदों को भेज रही है वो शुमार कुनिंदे उस इलाके के लोगों की आम जबान से वाकिफ हो। बहुत सही बात है। एक अहम चीज़ ये है कि बहुत सारे मौक़ों के ऊपर सर्वे के दौरान लोगों को शिकायतें होती हैं और फिर पता चलता है कि भाई टाइम ख़त्म हो गया और उनकी शिकायतों को सुना नहीं गया और लोग उससे, उस सर्वे से और उसमें इंदराज से महरूम रह जाते हैं। इसका हल के लिए क्या होना चाहिए? जो ग्रीवेंस सेल की बात की जाती है कि शिकायतों को लिया जाए और फिर उसका हल निकाला जाए, जनाब माजिद शुतारी साहब इस सिलसिले में क्या कहते हैं? ये मरहले पे आप सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट गवर्नमेंट की बात हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? ये एक बार आप अपना सवाल पर सॉरी, हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जिनके मिसाल के तौर पर इन्यूमरेटर उनके पास आए ही नहीं जी, या आए लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से वो बगैर सर्विस दिए हुए चले गए या कुछ और इश्यूज ऐसा हो गए, तो ऐसी सूरत के अंदर आम आदमी अपनी शिकायत को कि भाई मेरा फॉर्म नहीं भरा गया, मेरा सर्वे में मेरा कवरेज नहीं हुआ, इसकी गवर्नमेंट को वो कैसे इत्तला देगा और इसका सोल्यूशन कैसे निकल कर आएगा? ग्रीवेंशियल फॉर्म होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पर एक इंचार्ज मिनिस्टर होना चाहिए, उसके अंडर एमएलए, लोकल एमएलए जो भी है, एक क्राइटेरिया बनाकर एक टीम बनानी चाहिए कि यहाँ पर ग्रीवेंशियल 24/7 हो। जिस तरह की भी एक इश्यू हो, चाहे लैंग्वेज का बैरियर, लैंग्वेज इश्यू हो या कि इन्यूमरेटर नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि हमारे ओल्ड सिटी हैदराबाद का हम जिक्र करें तो कई डोर नंबर्स होते हैं जिनके एक ही नंबर के ऊपर 17-1-375 से लेके आपको Z तक भी होता है, फिर -1 से लेके 100 तक भी होता है। क्राउडेड जहां पे भी पॉपुलेशन वहां हर जगह है, सिर्फ ओल्ड सिटी नहीं बल्कि दूसरी जगह पर भी ऐसा हो सकता है, तो मिस हो सकते हैं। तो ये होता है कि जब इन्यूमरेटर आ रहा है, जो एक लोकल में जब आ रहा है, जब पता चल रहा है कि हमारे एरिया में सर्वे है, तो वहां पर होना चाहिए कि गवर्नमेंट का जो आपने कॉर्पोरेट या जो भी है वो लोग उनके साथ हो। ओके, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ साथ लोकल कम्युनिटी के अंदर जो है कुछ लोग खड़े होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास ब्लॉक लेवल के ऊपर जो है लोग। इस सिलसिले में ये कीजिएगा कि मसाजिद की इंतजामी कमेटी अहम रोल अदा कर सकती है। वो लोग कम से कम अपनी मस्जिद के दायरे में आने वाले मकानात के लिए अपनी तरफ से नुमाइंदों को रखें और खासकर मैं तलबा बरादरी से भी ख्वाहिश करूंगा कि वो थोड़ा सा वक्त दें इन शुमार कुनिंदों और घर वालों के दरमियान में जो वक्त लगेगा इन्यूमरेटर को और तो उसमें गाइड करें दोनों को भी, घर वालों को भी और शुमार कुनिंदे को। और में जो एनजीओस हैं तो एनजीओस भी करें। इसके लिए मैं समझता हूँ अगर कोई एक हैदराबाद में हमारी तरफ से एक ग्रीवेंस सेल के जैसी सहलकारी मरकज बना देते हैं, जैसा मैं बताया कि शुमार कुनिंदा क्या लिखता है वो कोर्स भी अगर रहनुमाई करने वाले नौजवानों के पास बहुत अच्छी बात, तो ये चीज होनी चाहिए। इसके अलावा मंडल सतह पर और जिला सतह पर शिकायती सेल सरकारी दफातर में हो और रियासती सतह पर एक सेक्रेटरीट में इसके लिए रखें, ताकि अगर कोई चीजें आती है, मुमकिन है कि एक इलाके में एक शुमार कुनिंदा होता है आरएसएस के ज़ाहिन का और वो चाहता है कि बदमाशी करे, आपके इंदराजात गलत करे, तो मैं अगर वैसे मुसलसिल हो रहा है और घर वालों से जाकर उल्टे सीधे बातें करता है तो हमको उसको बदलवाने के लिए भी हमारी नुमाइंदगी करने का मौका होना चाहिए। तो ये शिकायत सेल अगर मंडल सतह पर, डिस्ट्रिक्ट सतह में हो तो अवाम वो शिकायत कर सकते हैं या फिर ये बता सकते हैं कि मेरे पास जो शुमार कुनिंदा आ रहा है उसको उर्दू जबान नहीं आती, जबकि ये इलाके में रहने वाले पूरे उर्दूदार हैं, लिहाजा किसी ऐसे उर्दूदार को कम से कम एक शुमार कुनिंदे को साथ रखें। तो ये चीजें होनी चाहिए, ब्रिज होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो बातें हमारे सामने आई हैं उसमें दो पहलू हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट से हम ये डिमांड कर रहे हैं कि एक ग्रीवेंस सेल इसके लिए कायम किया जाए, कहीं शिकायतें होती हैं तो फौरन उसकी जो है शिकायत को दूर किया जाए। और दूसरी चीज़ जो बात कही गई है वो ये, और उलमाए किराम भी इस सिलसिले में रहनुमाई कर रहे हैं कि NGOs भी हैं और मसाजिद के खुतबा और अइम्मा हैं और कम्युनिटी के दूसरे लीडर हैं, नौजवान हैं, ये सर्वे होने तक अपनी खिदमात को जो है वो अपने इलाकों के अंदर हर गली और हर ब्लॉक लेवल के ऊपर जो है वो पेश करें, ताकि जो इन्यूमरेटर्स आ रहे हैं पूरे घरों का और हर फर्द का जो है वो अहाता करे, कुछ इसमें से छूटने ना पाए।
और एक अहम चीज मुझे लग रहा है कि छूट गया, ये एन्यूमरेटर जो है ये वर्किंग आवर्स में आते हैं, माने सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे से होगा। नहीं, अभी इसमें मसला है, अगर टीचर्स है तो उनको कहा गया है कि दोपहर से आए, और नॉन टीचर्स को अगर ये लोग अपॉइंट करते हैं तो वो दिन में आ सकते हैं 9 बजे के बाद से लेके शाम में 5 बजे। ओके। तो मसला मैं जो कॉन्सेप्चुअल बात ये बताना चाह रहा था कि वर्किंग आवर्स में मर्द लोग घर में नहीं रहते, औरतें रहती। औरतों को अगर हम इस चीज को फिलअप करने के लिए तैयार नहीं करेंगे, हर घर पे औरतों को इन चीजों को फिलअप करने के लिए हम तैयार नहीं करेंगे तो फालतू डेटा इसमें आ जाएगा। ये नंबर 1। नंबर 2, जो भी एन्यूमरेटर आएगा आप उसकी एथेंटिसिटी चेक करें, माने एन्यूमरेटर ही आया है या एन्यूमरेटर का बच्चा आया है। इससे पहले 2011 के सेंसस में मैंने बहुत सारे जगहों पे देखा था, क्योंकि मैं टीम में था, ऑब्जर्वर टीम में था, तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे टीचर 10-5 हजार रुपए दे के अनएम्प्लॉयड यूथ को उन्होंने क्वेश्चनर दे के भेज दिया है। वो लोग आके सिर्फ 2-4 बातें पूछ के चले गए, वो अपने हिसाब से भर दी। तो बहुत अहम बात है। इसके वजह से रॉन्ग डेटा आ गया है, और बहुत सारा ऑलमोस्ट 4 to 6% मुस्लिम आबादी 2011 के सेंसस में एन्यूमरेट नहीं। 4 to 6%, बहुत बड़ा ह्यूज जो है ये 4 to 6% एन्यूमरेट नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरी पॉइंट, पहली पॉइंट तो औरतों का है, दूसरी पॉइंट ये है कि आपके घर पे एन्यूमरेटर ही आया या कोई दूसरा आया, ये आपको चेक करना जरूरी है। कैसे? आईडी कार्ड, कोई आईडी कोई आईडी कार्ड, वही बंदा है, वो इलाके का, उसका शनाख्ती कार्ड से दिया जाना, उसका इलाके, वो इलाके का ही, माने वो इलाके को वो एंटाइटल किया गया है या नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। और इसके लिए हर घर में ये पॉसिबल नहीं है, तो कम्युनिटी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, लीडर्स हैं, एक दो बंदों को एन्यूमरेशन जब हो रहा है, वो एन्यूमरेशन के टाइम में एन्यूमरेटर के साथ अपने वॉलंटियर्स भी 1-2 वॉलंटियर्स के साथ रहे। बहुत अहम बात है ये रहे। और तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब ये फॉर्म फिलअप होगा, फॉर्म फिलअप होने के बाद रिसीट देने का कोई इसमें है नहीं, जिक्र नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि रिसीट नहीं, हमें पूरा फॉर्म, फिल्ड फॉर्म हमें, ये हमारा अगला सवाल यही है, अगला हमारा सवाल यही है कि बहुत से लोग जो है कई स्कीम्स के अंदर सर्वेज में अपना फॉर्म भरते हैं, एन्यूमरेटर्स आते हैं, लेकिन पता चला कि बाद में वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बाज़ लोगों ने मिसाल के तौर पर राशन कार्ड के ऊपर जो है वो 4-4 मरतबा उन्होंने अपना फॉर्म भरा, लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसे डाउट्स लोगों के जहन में आते हैं कि ये जो फॉर्म भर रहे हैं, ये फॉर्म अथॉरिटीज़ के पास पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, या इसमें क्या गड़बड़ हो रही है। उसका सोल्यूशन जो है ये समझ में आता है, जैसे कि आरिज मोहम्मद साहब ने कहा कि हर शख्स को उसका जो फॉर्म है जो उसने भरा है वो उसको फराहम होना चाहिए। अगर डिजिटल कॉपी, चूंकि अब काम शुरू हो गया, अब ये डिजिटल कॉपी देने के मौके में नहीं रहेंगे, तो मैं ये हुकूमत से अपील है कि कम से कम उस घर वाले को जो पुरकर्दा फॉर्म है उसकी तस्वीर ले लेने की इजाजत दे दी जाए, क्योंकि हर एक के पास सेल फोन है। और रसीद का क्या है, क्योंकि उसके पास रिकॉर्ड क्या, वो फोटो ले लेगा तो उससे क्या फायदा होगा? रसीद तो देनी चाहिए। हाँ, कम से कम ये होगा कि कल को आपके नाम से गलत एंट्रीज हो रही हैं तो आप बता सकते कि मैंने तो ये एंट्री करवाई थी, लेकिन यहाँ पर ये किए, तो कम से कम ये एक एहसास जिम्मेदारी होगी हुकूमत के पास भी, उस शुमार करने को भी एक डर लगे हुआ रहेगा कि मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, मैं घर जाके मिट नहीं सकता इसको। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि हर आदमी को जो है ऑनलाइन अपना फॉर्म भरने की खुद सहूलत होनी चाहिए। ये अगर वक्त गुजर भी जाए तो उसके बाद ऐसा आप एक मुद्दत दे सकते हैं, वक्त दे सकते हैं, उसमें ऐसा भाई जो उसमें एक प्रोविजन हो कि वो अपना प्रिंट आउट भी अपना भरा हुआ फॉर्म का ले ले। सेल्फ अटेस्टेड ये है, क्योंकि अपने हलफनामे के तौर पे ये होता है कि आप अगर प्रूव करते हैं तो आप जो भी बोलते हैं वो आपकी दानिश में सही बात बता रहे हैं, तो उसकी भी सहूलत होनी चाहिए। हम जब आईटी में बहुत आगे हैं, जब दुनिया को हम बहुत सी चीजें दे सकते हैं, तो फिर इसका इस्तेमाल हमारे पास क्यों ना करें। तो ये बहुत अहम इश्यूज थे।
जहाँ तक एक्नॉलेजमेंट की बात है उसको लेके एक सॉल्यूशन ये है कि ये फॉर्म में आखिरी पेज पे एन्यूमरेटर का एन्यूमरर का दोनों का साइन है। माने फैमिली हेड का साइन है, एन्यूमरेटर का साइन है, सुपरवाइजर का साइन उस वक्त नहीं हो पाएगा। तीन का है। तो मैं ये कह रहा हूँ जब एन्यूमरेटर आपके पास आएगा तो वो एन्यूमरेटर से हर शीट पे माने हर पेपर पे, यहाँ आखिरी में नहीं, हर पेज पे भी आप एन्यूमरेटर का साइन ले, आप भी साइन करें, ताकि सही तरीके से वो ये एक्सक्यूज कर सकते हैं कि वहां पर वो खाना बना हुआ नहीं है। आई एम सॉरी, मैं इसलिए टोक रहा हूँ क्योंकि वो फील्ड में ऐसे प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं कि आखिर में खाना बना हुआ है, हम वहां करेंगे, वो इंसिस्ट कर सकते हैं। इस सिलसिले में माजिद साहब जो अभी बता रहे थे कि हुकूमत के साथ जो ताउन होना चाहिए, या तो वहाँ पे हुकूमत से शिकायत करते वक्त हम ये बताएंगे इन्यूमरेटर्स से ये कह दिया जाए रोजाना उन लोगों की मीटिंग्स हो रही है, ठीक है। तो उस सिलसिले में अगर उनको कह दे कि हर पेज पे अगर दस्तखत कर दे तो बेहतर हो। किसी के पास फोन है तो वो ले लेने की इजाजत दे दे, फोटो ले लेगा, उसकी इजाजत दे दे। बहुत अहम इश्यूज पर हमने जो है अभी बात मुकम्मल की है। अगर कर दिए तो सबसे अच्छा ये हो जाएगा कि प्रिंट आउट आपको रिसीप्ट आ जाएगी। ठीक है कि एक बात तो ये है कि ये 3 हफ्ते के अंदर मुकम्मल नहीं हो पाएगा, तो हर बाशिंदे का कवरेज हो, इसमें इस पर तवज्जो हो हुकूमत की, और ग्रीवेंस सेल जो है वो ज़रूर उसको इस्टेब्लिश किया जाए, फॉर्म की कॉपी जो है वो हर एक को फराहम की जाए, और ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सहूलत हो। कम्युनिटी बेस भी जो है कुछ लोग खड़े हो जाएं जो इस सिलसिले में जो है लोगों को अपनी सर्विसेज दें, ताकि ये सर्वे हर आदमी के लिए मुकम्मल हो। मैं मौलाना मुफ्ती अबू बकर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इस बारे में हमारे बड़े उलमा इकराम जो लोग यहाँ पे नहीं है, इंडिया में नहीं है, और फिर जो है माइग्रेंट है यहाँ से, तो उनके लिए भी जो है कोई, हाँ, जो लोग जिनमें से जिस फैमिली का कोई भी फर्द हमारी रियासत में नहीं है, उसके लिए जो है इसमें कोई सहूलत बज़ाहिर दिखाई नहीं देती है। तो उसके लिए 2 सूरतें हो सकती हैं, एक तो ये कि एम्बेसी लेवल के ऊपर कोई इसकी सहूलत हो जाए, और दूसरे ये कि ऑनलाइन जो है फॉर्म भरने की सहूलत हो जाए। इसके भी जो है गवर्नमेंट को डिमांड पूरी करना चाहिए। मैं उन लोगों के लिए जो फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, बाज़ डाउट्स जो हैं सर्वे से मुताल्लिक़, उलमा इकराम इस सिलसिले में क्या रहनुमाई कर रहे हैं, मौलाना मुफ्ती अबू बकर जाबिर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस सिलसिले में रहनुमाई फरमाएं। मुफ्ती साहब, 1-2 सवाल थे। एक सवाल ये है आप लोगों से कि लोगों में बात चल रही है कि जिसके पास फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ऐसी सहूलतें हैं, एसी लगा हुआ है, तो वो बीसी के अंदर अपना नाम ना लिखाए। ये इसके सिलसिले में गलतफहमी ये है इस बारे में? नहीं, ये आपकी सहूलतों के बारे में है कि आपके मेयार ज़िंदगी क्या है वो पता चलता है। इससे आपके समाजी पसमानदगी का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप BCE से भी हैं तो अब जिला कलेक्टर है कहीं SC ST से, तो क्या उसके पास क्या फ्रिज नहीं होगा? तमाम सहूलतें मैसर हैं। अगर कोई IT कंपनी में काम करता है तो इसका ताल्लुक सिर्फ आपके मेयार ज़िंदगी से है, और उसके यकीनन ऐसो इसमें कोल्ड ड्रिंक्स है, कौन सी जो है आपके पास, फ्रिज है, कार है, सब चीजें वो लोग ऐसे पूछेंगे। और कोडिंग तो है अपनी जगह पर, लेकिन आप जो फरमा रहे हैं दीजिएगा, हाँ, अगर है तो देना है। इवन इसमें पकवान आप किस पे करते हैं, चूल्हे पे, लकड़ी के चूल्हे पे करते हैं, केरोसिन पे करते हैं, ये वो है, या आपके पास गैस है। इससे ये चीजों के होने से आपके BCE सर्टिफिकेट को रद्द नहीं किया जाएगा। ओके, ये जहन में रखिए, ये गलतफहमी दूर हो जाना चाहिए। और कोई चीज़? ऐसे ही एक अहम सवाल ख़ास तौर से एडवोकेट साहब, हमारे एम शकील साहब से भी और आप हजरात से, कि क्या इस डेटा को NRC में, NPR में इस्तेमाल किया जाएगा, और इस हवाले से जो लोगों में बहुत ज़्यादा ख्यालात गलतफहमियाँ पाई जा रही है, उस सिलसिले में आप लोग क्या कहते हैं? आपका डाटा जो है आप दें या ना दें, ऑलरेडी सरकार के पास में है मौजूद, तो ये डाटा ऑलरेडी आप जो है यहाँ पे आप ये जो देने से जो क्लियर डाटा आपका आएगा, नाम करेक्ट लिखाइए, जो सर्टिफिकेट्स है, बर्थ सर्टिफिकेट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो करेक्ट लिखाइए, और जो भी आपके एजुकेशन की जो सर्टिफिकेट्स है उसके हिसाब से, और आपके पासपोर्ट के हिसाब से, आपके आधार कार्ड के हिसाब से आपका नाम लिखाइए। और मतलब हमें ये डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो है आप ये डाटा तो ऑलरेडी आपको और मजबूत करेगा यहाँ पे रहने के लिए। आप इससे जो है
जो कमियां थी आपके पास में, जो रिकॉर्ड्स बराबर नहीं थे, तो ये एक मौका है आपको कि वो चीज़ों को बाहर लाकर वो ठीक कर लेने का। ठीक, जी माशाल्लाह। ये जो है समाजी और जो है इकोनॉमिकल यानी रोज़गार से मुताल्लिक़ पॉलिटिकल अलग अलग तमाम पहलुओं का कवरेज इसके अंदर है और ये फ़ायदेमंद ही है, कोई इसमें खदशा और शक में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स वगैरह का मामला है, जो अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो बराबर बताइए उसके अंदर, क्योंकि आपके अखराजात आपकी जो भी है आजकल पूरे ऑनलाइन हो रहे हैं, आपको पैसे ऑनलाइन आ रहे हैं, आप कर रहे हैं, फिर आप बोलते हैं कि फिर मैं इसमें नहीं हूँ। आप क्लियर बताइए, उसके जो रास्ते फिर आपको मिल जाएंगे। अगर आप नहीं बताएंगे तो आपकी ये अड़चने बढ़ जाएंगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुफ्ती साहब कुछ और? हाँ मुफ्ती, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो सवालात है, शायद लोगों के लिए उसकी वजाहत हो जाए। अभी बात आई है कि मुसलमानों में भी ज़ात पात है, ठीक है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वजाहत हो जाए कि ये मुसलमानों में जो मुख्तलिफ़ क़बाइली फ़र्क है, तो उस फ़र्क का कहाँ तक एतबार है, और हमको जो ये फॉर्म फिलअप करना है तो समाजी एतबार से ये ज़ात पात का मामला है, ये जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सारे मुसलमान इक्वल है, इस हवाले से क्या आप फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सारी ही अहम बातें अब हज़रात की खिदमत में आ चुकी हैं। ये इजलास कुल जमाअती नुमाइंदा कमेटी की तरफ से हज़रत शाह जवाहर रहमान साहब दामत बरकातुहुम इफ्ताही और दीगर अकाबिर की मुशावरत से मुनाकिद किया गया। जो मालूमात पेश की गई है माहिरीन की निगरानी में, अच्छी खासी मुशावरत के बाद और अपनी मालूमात को जांच कर आप हजरात की खिदमत में रखा गया है। उम्मत मुस्लिमा को सूबा तेलंगाना के हर दर्दमंद मुसलमान को अपनी मिली जिम्मेदारी का एहसास कराना मकसूद है। इसको आप अपनी ईमानी जिम्मेदारी समझिए, इस्लामी जिम्मेदारी समझिए, वतनी जिम्मेदारी समझिए। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कान अल अब्दु फी औनि अखी। अल्लाह ताला बंदे की मदद में रहते हैं जब तक कि बंदा दूसरे बंदे की मदद में रहता है। हमारे हज़रत शाह जवाहर रहमान साहब फरमाते हैं, खाना खिलाने की फजीलतें हदीस में मौजूद है, पानी पिलाने की फजीलतें हदीस में मौजूद है, कपड़ा पहनाने की फजीलतें हदीस में मौजूद है। क्या ईमान वाले की और एक मुल्क के बाशिंदे की शहरियत को यकीनी बनाने और उसके वजूद को यकीनी बनाने और उसके कानूनी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की जो खिदमत की जाएगी, उसके लिए वो सारी फजीलतें हैं जो खाने पानी से मुताल्लिक़ हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। हमारे अजीज़ दोस्त मुफ्ती एहसान सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम ने फरमाया कि क्या इस्लाम में क़बाइल, तबक़ात, ऊंच नीच, भेदभाव मौजूद है? पूरी दुनिया जानती है और हमें अमल भी करना चाहिए। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो। पूरी इंसानी बरादरी में आपने इंसानियत की बुनियाद पर मुसावात का पैगाम दिया। इन्ना रब्बकुम वाहिदुन व इन्ना अबाकुम वाहिदुन, तुम्हारा रब भी एक है, तुम्हारा बाप भी एक है। उलमाए किराम ने पेशे की बुनियाद पर, किसी काम की बुनियाद पर तफरीक कभी नहीं की है। काजी अतर मुबारक पूरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, हर पेशे हर तबके में इल्म और उलमा, जो भी हलाल काम किया जा रहा है वो जलील नहीं है, वो घटिया नहीं है। मौलाना अबुल मासिर हबीबुर रहमान साहब आजमी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है पारचा बाफ उलमा, और उनकी किताब है
मसला कफ़ात की शरई हैसियत, उसमें हजरत मुहद्दिस कबीर रहमतुल्लाह अलैह ने उन सारे वाक़यात को नकल किया। उलमा थे, लताफ थे, उलमा थे, बहुत ही जलील कद्र किस्म के, और वो पार्चा बाफी का काम किया करते थे। और वो दूसरी किताब में मसला कफ़ात की शरई हैसियत में उन्होंने उन वाक़यात को नकल किया कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम ने अपनी लड़कियों का निकाह गुलामों से किया है। बहुत बड़ा बाब है। इक्रिमा गुलाम थे, सालिम मौला हुज़ैफा गुलाम थे, अता इब्न अबी रबाह गुलाम थे। इस्लाम ने बादशाहों से ज्यादा इनको इज्जत दी है। हमारी अमली जिंदगी से इस बात को जाहिर करना चाहिए, और जो हमारे रिवाज ने भेदभाव तय किया है उसको खत्म करना चाहिए। तहजीबी हम आहंगी जरूरी है। हमने सय्यदों के साथ बहुत जुल्म किया, ना ज़कात देते हैं, ज़कात देना नाजायज है। अहनाफ का मुफ्तबी कौल और मामूल भी कौल इसी तरह का है। गुंजाइश भी फिक़ह अकेडमी ने दी है। ना हम उनकी बच्चियों से निकाह करते हैं, ना हम उनकी माली खिदमत करते हैं। क्या हक अदा किया हमने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के होने का। लेकिन हम एक दारुल इस्लाम में नहीं है, दारुल अमन में है, एक दारुल जमहूरिया में है। हम एक दस्तूर के तहत यहाँ पर जी रहे हैं, और 150 हमारे उलमा अकाबिर जो अम्बेडकर के साथ दस्तूर के बनाने में शरीक थे, उन्होंने अपनी गहरी समझ और गहरे तजर्बे और यहाँ की जमीनी नौइयत को सामने रखते हुए ये तय किया है कि बहुत सारी मुराआत को हासिल करने के लिए सियासी, तालीमी रिजर्वेशंस और तहफ़्फ़ुज़ात के लेने के लिए मुल्क में जो पैमाने बनाए गए हैं उन पैमानों के मुताबिक अपने आप को दर्ज किया जाना चाहिए। आप जरूर लिखवाए, अगर आपका शेख से ताल्लुक है जरूर लिखवाए, बगैर किसी तहकीर और बगैर किसी एजाज, बगैर किसी छोटा समझे बड़े समझे के। अगर आपका ताल्लुक लद्दाफ से है, अगर आपका ताल्लुक किसी और कम्युनिटी से है, कुरैशी से है, महतर से है, जरूर उन तबक्कात का इंदराज होना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने बहुत सारी बातें आप हजरात के सामने रख दी हैं। हकीकत बयानी होनी चाहिए। खिलाफे वाक़या बात लिखने से काफी उलझने पैदा हो जाएंगी, और हम पूरी सच्चाई और सदाकत के साथ पूरे कालम और पूरे खाने हम भर नहीं पाएंगे। और फिर हुकूमत वक्त से मुतालबा किया गया, और बहुत जरूरी मुतालबा किया जा रहा है कि इसका ऑनलाइन इंदराज करने का नज़्म होना चाहिए। और हमारी तंजीमें, हमारी जमातें इसको तरजीही काम समझकर अपने वॉलंटियर्स को, अपने रजाकार दोस्तों को, तलबा को, टीचर्स को, मदरसे के असातिज़ा को, मसाजिद के खुतबा, ये तफसीलात जो अहले इल्म ने पेश की है। मरदमशुमारी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में पहली मर्तबा फरमाई तो 600 मुसलमान थे। दूसरी मर्तबा मरदमशुमारी आपने फरमाई तो उस वक्त 1100 से ज्यादा मुसलमान थे। सीरत में इसकी असल मौजूद है। खुतबा को चाहिए कि इस सिलसिले मसले पर पूरी तैयारी करके इस मवाद को पेश नजर रखते हुए इन जुज़इयात की वजाहत जुमा की खिताबत में दे। अल्लाह ताला हमारे इस कहने सुनने और हमारे इन माहिरीन और हमारे इन फिक्रमंद उलमाए किराम और अकाबिर की मेहनतों को कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। मुफ्ती साहब ने जो है मजहबी नुक़्ता नज़र से जो इसकी हैसियत है उसको वाज़ेह किया, और ये कि जो गलतफ़हमी फैल रही है उस गलतफ़हमी का हम कैसे तदारुक करेंगे, और माहिरीन ने जो है कैसे इस फॉर्म को भरा जाए उसकी पूरी तफसील बताई। गवर्नमेंट से हम जो इश्यूज़ जो है वो सामने रखना चाहते थे उसको यहाँ पर रखा गया, और ये समझा जा सकता है कि इस सर्वे से मुताल्लिक़ जो ज़रूरी मालूमात लोगों के पास होनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह वो आ चुकी हैं। हमारे उलमाए किराम ख़ास तौर से हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब और दीगर और बड़े उलमाए किराम का मकसद भी यही है कि इससे मुताल्लिक़ जो शुकूक हैं वो भी ख़त्म हो जाएँ, तरीक़ेकार भी लोगों के सामने आ जाए, और ये सर्वे जो है वो हर तबके के लिए और हर फ़र्द के लिए जो है वो मुफीद बने।
एक आखिरी बात यह है कि वैसे तो ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो मुसलमान जो है वो मुसलमान की भी मदद करे, और जो दीगर कम्युनिटीज़ हैं अपने साथ में रहते हैं उनको भी इस सिलसिले में किसी किस्म की मदद हो की ज़रूरत हो, हम महसूस करते हों, तो सोशल एक्टिविस्ट हर तबका, हर कम्युनिटी और हर एक के लिए मदद के लिए सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया।